बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजमुल साकिब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। ख़वातीन और हज़रात, आप सभी को नया हफ़्ता जो है वो आगाज़ होने पर बहुत बहुत मुबारकबाद और उम्मीद करता हूँ आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। बाय द वे, हाउ वाज योर वीकेंड? अल्हम्दुलिल्लाह वेंट वेल। बस मेरे तो आपको पता ही है, एक जगह से दूसरी जगह जब शिफ्टिंग होती है तो बहुत सारी चीज़ें बिखरी होती है और बहुत सारा काम करना पड़ता है। और स्पेशली जब आप नई जगह पर जाते हैं तो आपको नींद आने में भी थोड़ा मसला होता है। सो इट्स लाइक दैट फेज़। जब मुझे 2-3 दिन हो गए ठीक से, अभी तक नींद तो नहीं आ रही है और अभी तक सामान भी प्रॉपरली एडजस्ट नहीं हुआ। सो हाँ, मेरी थोड़ी सी चल रही है हसल दसल, बट इंशाल्लाह वो कहते हैं ना, जिसका अख्तिताम ठीक हो तो सब ठीक रहता है। सो इंशाल्लाह 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह जी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं सबसे पहले सुबह की खबर से, जिसमें हमारे पास खबर ये है कि वज़ीर आला पंजाब का किसानों के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज देने का जो है वो ऐलान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने काश्तकारों के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज देने के लिए कोशिशें जो की, उनके हवाले से हम आपको आगाह करेंगे। अपने एक पैगाम में वज़ीर आला ने कहा है कि हुकूमत किसानों के तहफ़्फ़ुज़ और माली मुआवनत के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। पंजाब में 25 एकड़ तक अराज़ी रखने वाले काश्तकारों को माली इमदाद दी जाएगी। इसके अलावा हर 1 एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल पर 150 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे के बायस पाकिस्तान में भी पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है, ताहम हुकूमत जो है वो अपने काश्तकार भाइयों के साथ खड़ी हुई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सब्सिडी निज़ाम को शफाफ और मौसर बनाने के लिए वो ख़ुद इसकी जो है वो निगरानी करेंगी। और इस वक्त की जो सिचुएशन है कि वाकई में जो काश्तकार भाई हैं, हमारे ज़मींदार लोग, उनको मुश्किलात का सामना एक तो पेट्रोल डीजल की वजह से भी, दूसरा ये जो बेमौसमी बारिशें इस वक्त चल रही हैं, इससे हमें तो बड़े मज़े आ रहे हैं शहरों में रहने वाले लोगों को, लेकिन बहुत हद तक जो नज़र मेरी पड़ी है उसमें इस वक्त गंदम की फसलें तैयार हैं, कटाई शुरू हो जाती है। तो अब ऐसी फसलें भी हैं जहाँ पर सारी की सारी वो फसलें जो है वो तबाह हो चुकी हैं। कई ऐसी फसलें हैं जहाँ पर पानी खड़ा है और सिर्फ गंदम का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जिसको कहते हैं सिट्टा, वो नज़र आता है और नीचे बाकी पानी में जो है वो डूबी हुई है। तो उनके तदारुक के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो पंजाब की काश्तकारों के साथ तो खड़ी है, बट आई एम श्योर कि बाकी सूबों से भी इस तरह की कोई खबर आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और उनका जो रिलीफ पैकेज देने का ये जो ऐलान है वो भी इसीलिए है कि किसानों को ऑलरेडी बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। पानी की दस्तयाबी भी बहुत सारी जगहों में एक मसला रहता है। फिर जब वो फसल अब पक के तैयार हो गई फाइनली, तो अब बारिश बरसने की वजह से ख़राब हो चुकी है। सो इसलिए एक और धचका उनको लगेगा। सो पैकेजेस इस तरह के होने चाहिए, स्पेशली हमारी किसान बिरादरी के लिए, ताकि ये जो हमारी वो वाली कम्युनिटी या वो वाली सोसाइटी जो कि तकरीबन सतह उससे गुर्बत से ना नीचे जा रही है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ हमारी हुकूमत को करना चाहिए और कर भी रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। आगे बढ़ के आपको बताते हैं कि हुकूमत का मुल्क भर में मार्केट्स के औकात कम करने पर गौर। पिछले दिनों में हमने आपको बताया था कि इस बात पे गौर हुआ जा रहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि हर सूबे की अपनी रिजर्वेशन थी इस चीज़ पर, तो उस चीज़ का नहीं हो सका, इकदाम नहीं उठाया गया। लेकिन अब ये है कि औकात एटलीस्ट कम होने पर गौर हो रहा है, और उसमें न सिर्फ ये कि मार्केट्स के औकात कम होने पर, बल्कि जो शादी हॉल्स हैं, मैरिजेस हॉल्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं, उनके भी औकात को कम करने का, कि वो 10 बजे तक मैक्सिमम जो है वो बंद हो जाएंगी। तो ये इस बात पे भी गौर व फिक्र जारी है। ये भी ताहाल अभी नहीं आई है सामने कि ये मुकद्दम फैसला है, इस पर सब एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बट अभी बातचीत हो रही है। लेट्स सी कि इसका क्या निकलता है। एग्जैक्टली, लेट्स सी कि इसका जो है ना वो क्या सूरत हाल निकलेगी और कैसे वाज़ेह होगी। आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे हम कि गिलगित बल्तिस्तान में डिजिटल इनकलाब जो है उसके हवाले से आपको बताएं कि ऐसा कहा जा रहा है कि स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन जो SCO है, उन्होंने वादी सौख गिलगित बल्तिस्तान में टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज G2 और G4 से अपग्रेड जो है वो कर दिया गया है। टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज अपग्रेडेशन का मंसूबा NGMS फ़ेज़ 4 के तहत जो है वो कामयाबी से मुकम्मल किया गया और तेज़ और काबिल एतमाद इंटरनेट मुयसर आएगा उन इलाकों में। गिलगित बल्तिस्तान में जब आप ट्रैवल करते हैं, यू ऑलरेडी नो दैट कि वहाँ पर ये SCO सिम जो है वो वर्किंग करती है। नॉर्मल पाकिस्तान की जो सिम्स हैं वो वर्किंग में नहीं होती और वो भी कई जगहों पे सिग्नल्स छोड़ जाती थी। तो अब गिलगित बल्तिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता जहाँ जहाँ पर निशानदही हो रही है वहाँ पर अपग्रेडेशन का काम जो है वो चल रहा है। और इस मौके पर अहले इलाका ने SCO का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि G4 सर्विसेज की फराहमी ने हमारी ज़िंदगियों में आसानी, तालीम में बेहतरी और तरक्की की नई राहें खोलने में जो है वो मददगारी साबित होगी टेक्नोलॉजी। और ये वाकई में दुरुस्त बात भी है नजम, क्योंकि अब आई थिंक इंटरनेट सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको एक
एंटरटेनमेंट का जरिया चाहिए। पहले दौर में इसको एक एंटरटेनमेंट का जरिया समझा जाता था, लेकिन अब तो इट्स नेसेसिटी, बिकॉज इट्स एजुकेशन सारी आपकी इस पे मुंतकिल हो चुकी है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है किताबें तो उनके पास साल हर साल होती ही नहीं है, क्योंकि वो सारी असाइनमेंट्स जो है वो अपने फ़ोन्स पे पढ़ रहे होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। सो इट्स लाइक अब ये वक्त की ज़रूरत बन चुका है। सो अगेन इट इज़ वेरी गुड थिंग, गिलगित बल्तिस्तान में भी 2G से 4G हो गया है। आगे बढ़ के आपको बताते हैं कि स्पोर्ट्स की दुनिया में मानूर अली ने इंटरनेशनल जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। पाकिस्तान की मानूर अली ने इंटरनेशनल जूनियर स्क्वॉश में हिस्सा लिया था। तफसीलात के मुताबिक मलेशियन दारुल-हुकूमत कुआलालंपुर में जारी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में मानूर अली ने एशिया नंबर 1 और सेट 2 सिंगापुर की खातून को शिकस्त दे दी और सख्त मुकाबले के बाद वो फतेह करार पाई हैं। पेशावर से तारुक रखने वाली अली सिस्टर्स में सबसे छोटी बहन महानूर अली ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए अपनी हरीफ को 3-2 से काबू करके ट्रॉफी पर अपनी नजरें मरकूज कर ली। उस दिन आई वाज वाचिंग अ स्क्वॉश चैंपियनशिप इन पाकिस्तान और कोई मैच चल रहा था जिसमें एक पंजाबी और पठान आपस में थे और पंजाबी ने पठान को जब सेट मारा तो पठान जो है वो गुस्से में आके और लड़ाई शुरू हो गई अच्छी खासी। अच्छा, पश्तो में बोलने लग गया था। पश्तो में नहीं बोलना शुरू हो गया था। वो जैसे ही सेट जीता है ना, काफी ऑडियंस बैठी हुई थी। प्रॉपर्ली पंजाब में कोई मुकाबले इस वक्त जो है वो जा रही हैं, तो उसी वक्त जो है उसने उसको उकसाया और उकसाने पर जो है ना वो पठान ने अपना रैकेट नीचे फेंका। हाँ, स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट होती है ना, उसमें आपको इस तरह की चीज़ों को, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए। ये जो हम उस वक्त जज्बाती हो जाते हैं, स्पेशली ये तो स्पोर्ट्स में कहीं भी नहीं होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि स्पोर्ट्स में आप रिप्रेजेंटेशन होते हैं किसी मुल्क की, किसी सूबे की, तो एटलीस्ट आप अपने सूबे और अपने मुल्क का नाम तो नहीं कभी कभी डुबाएंगे। बट या ऐसा मैंने देखा है इस बार स्क्वॉश के अलावा। वैसे टेनिस में भी बहुत सारे ऐसे देखे गए हैं जहां दे जस्ट लूज इट और वो हाइपर होके कुछ भी कर लेते हैं। सो इट्स नॉट वेल अप्रिशिएटेड। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिन्होंने 9 अप्रैल जो अभी इसी हफ्ते आने वाला है, आज 6 अप्रैल है, 2-3 दिन बाद 9 अप्रैल होगी। 9 अप्रैल को उन्होंने रावलपिंडी की डिप्टी कमिश्नर से इजाज़त मांगी है लियाकत बाग में जलसे के हवाले से। आपको पता ही है उन्होंने ऐलान किया हुआ है वज़ीर आला KP ने कि तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए, लेकिन कोई हुकूमत हमारी बात नहीं सुन रही। तो फाइनली अब हम एहतजाज की जानिब जाएंगे। लियाकत बाग उन्होंने चूज़ किया अपनी जगह और वहाँ के इक़दामात के लिए, वहाँ की परमिशन के लिए डिप्टी कमिश्नर को वकला की टीम के हमरा PTI ने रब्ता किया है। विल सी कि उनको परमिशन मिल सकती है या नहीं मिल सकती, लेकिन दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तहरीक इंसाफ पुरअमन मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। पुरअमन जलसा आइनी कानूनी हक़ के लिहाजा जल्द से इजाज़त दी जाए। 9 अप्रैल पुरअमन जलसा करना चाहते हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस अमले ने दरख्वास्त वसूल की और मुनासिब टाइम पर फैसला होगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जलसे की दरख्वास्त डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी कमेटी को भेजने का फैसला किया गया है डिप्टी कमिश्नर की तरफ से। सो एहतजाज हर किसी का हक है, जमहूरी मुल्क है और इसमें होना चाहिए, लेकिन एहतजाज के नाम पर जो गलत सियासत शुरू हो जाती है और फिर वहाँ से ऑनवर्ड आप अगर धमकाने लग जाएं गवर्नमेंट को कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हमेशा पुरअमन होना चाहिए। आप अपनी रिजर्वेशंस रखें, एक नुकाती एजेंडा बना लें, आप उस पर मुज़ाकरात करें, लेकिन उसका मतलब कभी भी इंतशार और उस चीज़ को तरगीब नहीं देना चाहिए जिसमें मुल्क में बदअमनी क्रिएट हो सके। सो आपने इजाज़त ली है, वैसे इजाज़त हमेशा होनी चाहिए और हर जमात का हक होता है कि उसको इजाज़त दी जा सके कि वो एहतजाज कर सके, जलसा जुलूस कर सके। बट द पॉइंट इज़ कि एहतजाज भी पुरअमन ही होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। आगे आपको बढ़ के आपको बताते हैं मशरिक़ वस्त में क्या कशीदगी इस वक्त चल रही है और पाकिस्तान में फ़्लाइट ऑपरेशन कितनी हद तक मुतासिर हो गई है। तकरीबन 65 परवाजें मनसूख हो गई हैं। ज़राए के मुताबिक मुल्क के 5 बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट से मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ शहरों के लिए 2 तरफ़ा 65 परवाजें मनसूख हो गई, जिनमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, एयर ब्लू, एयर अरेबिया, ईरान एयर और कतर एयरवेज समेत दीगर एयरलाइंस शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक कराची एयरपोर्ट से अबू धाबी, कुवैत, जद्दा, दमाम, शारजा, मदीना, मस्कत, रियाद, नजफ़, बहरीन और दुबई के लिए 2 तरफ़ा परवाज़ें मनसूख की गई और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से भी 20 परवाज़ें मुतासिर हुई हैं। और ये कुल मिलाकर जो 35 दिनों में ये तादाद है, आपको पता है ये तादाद कितनी हद तक पहुंच गई है? इट इज़ 2706 परवाज़ें अब तक 35 दिनों में जो ओवरऑल अब तक परवाज़ें मनसूख हुई हैं। सो आई थिंक एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत
हाल है। बहुत सारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं जो आना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से ट्रैवल करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस ट्रिप्स के लिए जाना चाह रहे हैं, उनको वीज़े नहीं लग रहे हैं। सो इट्स लाइक अगर यही चलता रहा तो मईशतें बहुत हद तक इससे मुतासिर हो सकती हैं, मज़ीद मुतासिर हो सकती हैं। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के 100 से ज़ायद माहिरीन ने ईरान पर हमलों को जंगी जराइम करार दे दिया। ये है ख़बर जहाँ पर अमेरिका में मुक़ीम 100 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी कानून के माहिरीन ने एक खुले ख़त पर दस्तखत किए हैं, जिसमें ईरान पर अमरीकी और इसराइली फ़ौजी हमलों की मज़म्मत करते हुए उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी और मुमकिन तौर पर जंगी जराइम के मुतरादिफ करार दिया गया है। इसके साथ साथ मीडिया रिपोर्ट्स में इस ख़त में यह भी कहा गया कि अमरीकी अफवाज के तर्ज़ अमल और सीनियर अमरीकी हुक्काम के बयानात बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के ख़िलाफ़ हैं। ये देखें, ये वो वाली सिचुएशन है नजम जो हम हमेशा मकबूज़े जम्मू कश्मीर के बारे में बोलते आए हैं कि वहाँ जो हो रहा है वो भी खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठाता, कोई सवाल नहीं उठाता। फाइनली अगर कोई उठाता भी है तो उसको जवाब नहीं दिया जाता। एग्जैक्टली, तो एटलीस्ट फाइनली हमें यहाँ कुछ ना कुछ ये तो नज़र आई है कि एटलीस्ट वो इन्होंने ये तो बोला है कि गलत है और ये नहीं होना चाहिए। आगे इसका क्या निकलता है नतीजा उसके बारे में तो हाँ अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं कह सकते। आगे बढ़ते हैं जी, बताते हैं कि ये बड़ी दिलचस्प खबर है। वैसे तस्वीर एडिट करने पर खातून को सियासी पार्टी से निकाल दिया गया। यही होना चाहिए। वैसे नीदरलैंड में खातून सियासी कारकुन को अपनी तशहीर के लिए एडिट की गई तस्वीर इस्तेमाल करने पर पार्टी से निकाल दिया गया। नीदरलैंड में हुआ है। रोटरडैम में एक इलाके के लिए बतौर काउंसलर मुंतखब होने वाली पीटर यशार यगमिन को अपनी ऑफिशियल कैंडिडेट फ़ोटो के तौर पर AI से एडिट शुदा तस्वीर इस्तेमाल करने पर पार्टी से निकाल दिया गया। देखो ना, फ़र्क भी तो कितना है, वाज़ेह बहुत ज़्यादा। उनका ये कहना है कि जी ये पिछली वाली जो तस्वीर थी वो बहुत कम रेजोल्यूशन में थी, तो मैंने थोड़ी हाई रेजोल्यूशन तस्वीर इनको भेजी है। ये लोग कह रहे हैं कि जी ये एडिट की गई है, वो भी AI से जनरेटेड है। ऐसा नहीं है जी, मैंने अपनी ही तस्वीर, हाँ थोड़ी दवाइयों का कमाल है तो बेशक मैं दवाइयाँ लेने छोड़ दूँगी, बट हूँ ही मैं ही, और ये मैंने हाई रेजोल्यूशन में तस्वीर खिंचवाई है, मैंने कोई एडिट नहीं की। सो खैर उनको इस्तीफा देने पर इस वक्त मजबूर किया जा रहा है। लेट्स सी वो देती हैं कि नहीं। अगली खबर आपको देंगे हम फुटबॉल की दुनिया से, जहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो अल नसर क्लब सऊदी अरब की तरफ से खेल रहे हैं, पुर्तगाली सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक बार फिर शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए अपने सऊदी अरब के क्लब अल नसर को अल नज़्मा के खिलाफ जो है वो 5-2 से फतह दिलाने में अहम जो है वो कामयाबी हासिल की। इस मैच में रोनाल्डो ने 2 गोल स्कोर किए और अपनी टीम को जो है ना वो बरतरी को मज़ीद मुस्तहकम बनाया। ताहम इस मैच में रोनाल्डो की कारकर्दगी में सबसे ज़्यादा ख़ास लम्हा वो ज़ेर बहस आया हुआ है, ठीक है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं ये वाला, जिसमें उन्होंने गोल करने से पहले जो है वो बिस्मिल्लाह पढ़ी है। बिल्कुल, पेनल्टी के दौरान में गोल जब कर रहे थे तो बिस्मिल्लाह पढ़ी, और लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब रोनाल्डो ने ऐसी कोई इस्लामी चीज़ जो है वो की है। इससे पहले इससे पहले उनसे जब ये पूछा गया था कि आपके 1000 गोल्स का जो वो टारगेट है, आपको क्या लगता है इन करीब आप पूरा कर पाएंगे, तब भी उन्होंने उसके जवाब में इंशाल्लाह कहा था। सो ये मौजू में ज़ेर बहस है कि रोनाल्डो जो है वो आजकल इस तरह के इस्लामी जो कलमात हैं उनकी अदायगी ज़्यादा कर रहे हैं। आगे बढ़ के आपको बताते हैं जो कि एक बहुत ही दिलचस्प खबर है, इसके बारे में सबको इल्म होना चाहिए ताकि बहुत सारी बीमारियों से इंसान बच सके। बार बार जमाई लेना ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। माहिरीन की वार्निंग है। माहिरीन के मुताबिक ऐसी अलामात अक्सर नींद की शदीद कमी की तरफ इशारा करती है जो वक्त के साथ ख़तरनाक साबित हो सकती है। अमरीकी इदारे ने अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन ने हालिया बयान में वाज़ेह किया है कि बार बार जमाई लेना दरअसल नाकाफ़ी नींद की अलामत है और अगर इस पर तवज्जो ना दी जाए तो ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। इस मौक़िफ़ की दुनिया भर की 25 तिब्बी तंजीमों ने भी तायीद की है। मतलब कि ओवरऑल लाइक द वर्ल्ड 25 तंजीमें जो हैं वो इस चीज़ की तायीद कर रही है कि हाँ ऐसा ही है कि अगर आपकी नींद जो है, इसका मतलब सिर्फ ये भी नहीं है कि अगर आप 8 घंटे की नींद ले रहे हैं तो आप तंदुरुस्त हैं। उनका ये कहना है कि मे भी हो सकता है कि आपकी स्लीप उस तरह हो नहीं जिस तरह होनी चाहिए, पुरसकून नींद, डीप स्लीप उस तरह भी ना हो, तो भी हो सकता है कि आपको बार बार जमाइयाँ आए और आपको ये लगे शायद आप किसी मीटिंग में मसरूफ़ थे या कोई चीज़ बोरिंग थी, तो या किसी चीज़ की वजह से आप थक गए हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा कर लिए तो आपको जमाइयाँ आ रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी नींद
पूरी तरह से पूरी नहीं हो रही है। एग्जैक्टली नींद के माहिरीन के मुताबिक अक्सर गुनूदगी को मामूली समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिससे किसी मीटिंग में ऊँग आ जाना, हालांकि आपकी नींद जो है वो पूरी भी हो, लेकिन ये वाज़ेह इशारा होता है कि जिस्म को मुनासिब आराम नहीं मिल रहा है। और डॉक्टर का कहना है कि जो शख्स मुकम्मल आराम कर चुका हो वो बोरियत के बावजूद नींद महसूस नहीं करेगा। मुसलसल नींद की कमी दिमागी कारकर्दगी को मुतासिर करती है, जिसके बाद इंसान अपनी हालत का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगा सकता, वो काम करने में फोकस नहीं हो सकता, उसकी एक्यूरेसी जो है वो नहीं हो सकती, और फिर वो काम करते वक्त जो है ना वो टाइम लिमिट्स और इन चीज़ों का भी ख्याल नहीं रखता, और उन्हें महसूस ही नहीं पड़ता कि वो कितनी जो है वो अपने आप को हमने ज़बरदस्ती नींद पे ना इतना फोकस करते हुए ज़्यादा लोगों को नहीं देखा। आई विल बी लाइक यू नो दे आर स्लीपिंग सो दे फीलिंग लाइक दे आर गॉड। शायद थकन की वजह से ज़्यादा जो है वो एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो तबीयत अजीब सी या बोझिल सी होती है। अब आजकल माहिरीन इस पे बहुत ज़्यादा वो गौर कर रहे हैं और ज़्यादा हमें बता रहे हैं कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, उस दिन भी हमने आपको बताया था कि इवन सुबह उठने से पहले भी आपने जैसे ही आप उठें तो आप रश ना करें टूवर्ड्स यू नो कि बस मैं लेट हो रहा हूँ और मैं जल्दी जल्दी सब कुछ करना है, बल्कि गिव सम टाइम टू योरसेल्फ। आपने कम से कम उसके बाद भी 10 मिनट अपने बेड में रहना है और आपने एक आराम से रिलैक्स होकर अपनी बॉडी को, उसके बाद आपने दिन की शुरुआत करनी है। अगर आप बिल्कुल नींद से उठते साथ ही रश करेंगे तो वो भी आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक है, क्योंकि आपके अज़ा उस तरह से पूरी तरह अभी जागे हुए नहीं होते हैं और आप एकदम से जो है रश करते हैं, सो वो भी ठीक नहीं होता। फिर आपका 10 मिनट का दोबारा जो है वो पावर नैप लेना, इसको भी डॉक्टर्स का कहना है कि वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। और अब ये कहना कि इवन अगर आपकी 8 घंटे की नींद पूरी भी है, तब भी अगर आप डीप स्लीप नहीं सोए हैं और आपको जमाइयाँ आ रही है, तो वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो आई थिंक ये बहुत सारी चीज़ें, और ये लिंक वैसे इससे भी है जो हमारा लाइफस्टाइल है। हम रात को बहुत लेट सोते हैं और उसके बाद हम 8 घंटे की, बेशक 6 तक जा चुकी है अब तो, 6 घंटे की नींद बेशक हो, लेकिन फिर भी वो जो रात को हम सोते हुए स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं, उसकी काफ़ी देर तक हमारे आंखें बंद हो भी जाए, हमारे दिमाग में वही चलता रहता है। सो फॉर बेटर स्लीप आप कोशिश किया करें कि एटलीस्ट 1 घंटा पहले तो कम से कम फ़ोन आप साइड पे रखा करें। और बेटर स्लीप ज़रूरी भी बहुत है, ताकि आपकी बॉडी फंक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक काम कर सके। और मंडे के रोज़ आपको वैसे भी बहुत सारी नींद आ रही होती है, क्योंकि 2 दिन आपने वीकेंड एंजॉय किया होता है और वीकेंड के बाद जब आते हैं तो बिल्कुल काम करने का दिल नहीं कर रहा होता। खैर, विल टेक अ ब्रेक जी, हमारा पहला सेगमेंट खत्म हुआ जाता है। वापस आएंगे, हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे। हम बात करेंगे ईरान अमेरिका कशीदगी के हवाले से। ईरान को अमेरिका बार बार धमकियाँ दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रिसेंटली जो धमकियाँ दी गई हैं उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि हम लोग पावर ग्रिड को निशाना बनाएंगे और ईरान को 25 साल पीछे धकेल दिया जाएगा और किसी किस्म की कोई नेगोशिएशन नहीं होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फौरी तौर पर खोला जाए, जिसमें उन्होंने अपने ट्वीट में गालियों का भी इस्तेमाल किया, जिसको हम ऑन एयर ले नहीं सकते। इसलिए विल टेक अ ब्रेक जी, वापस आएंगे, हमारे से गेस्ट मौजूद होंगे। विल टॉक अबाउट दिस, स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद ख़वातीनो हज़रात। इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ ईरान के ख़िलाफ़ नाज़ेबा और धमकी आमेज़ बयान न सिर्फ आलमी सतह पर जो है ना उसने हलचल मचाई हुई है उस बयान ने, दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो ईरान को पाकिस्तान के साथ जो नेगोशिएशन जारी हैं, जो मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों की राय है उसके मुताबिक ईरान को भी ये समझाने की कोशिशें की जा रही हैं कि अगर इस किस्म का कोई हमला होता है पावर ग्रिड स्टेशन पर तो तकरीबन 25 साल उनका मुल्क पीछे चला जाएगा। बिजली जो है वो बंद हो जाएगी और फिर दोबारा से सामान को इंपोर्ट करके वो चीज़ें लगाना। ये एक राय है, किस हद तक दुरुस्त राय है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और अब ये मामला इकनॉमिक क्राइसिस की वजह से पूरी दुनिया को जो है वो हाईलाइट किया हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप की जो फ्रस्ट्रेशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से वो भी वाज़ेह तौर पर उनके रिसेंटली ट्वीट में देखी जा सकती है।
अमरीकी सेनेट में अपोजिशन लीडर चक शूमर ने जो है वो ट्रंप के बयान को एक बेकाबू पागल शख्स की जो है ना वो भड़की करार दे दिया है और उनकी जानिब से और अपोजिशन पूरी और जो इस वक्त पूरे अमेरिका में एहतजाज जारी हैं वो इस बात का वाज़ेह सबूत हैं जो हमने थोड़ी देर पहले आपको ये भी बताया कि खुले ख़त पर जो दस्तखत किए गए हैं कानूनी माहिरीन की जानिब से कि ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉलेशन है और ना सिर्फ जो एक्शंस लिए जा रहे हैं वो वॉलेशन है बल्कि जो बयानात दिए जा रहे हैं वो भी आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। इसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर अब क्या होने जा रहा है ये हम बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब सज्जाद अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। सज्जाद साहब, जो इस वक्त की सिचुएशन सामने आ गई है, डोनाल्ड ट्रंप की रिसेंटली ट्वीट को अगर हम देख लें, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो मीडिएशन हो रही है ईरान को समझाने की कोशिश की जा रही है कि निगोसिएशंस की तरफ आया जाए। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, ज़रा इसका जायज़ा लीजिएगा और बताइएगा कि अब आने वाले दिनों में ईरान कोई नरमी दिखाएगा अपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाले मामले पे या अमेरिका जो है वो कोई और एक कदम उठा सकता है जिसमें ब्रिज मेंशन किया गया, पावर ग्रिड मेंशन किया गया हमलों के हवाले से? जी सर। देखिए, पाकिस्तान की जो कोशिशें थी वो कुछ दिन पहले ही उनमें ना एक मायूसी पैदा हो गई थी क्योंकि जो शराइत अमेरिका ने भेजी थी ईरान के लिए वो तो आलमोस्ट एक डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर था जिसको ईरान कभी भी कबूल नहीं कर सकता। कोई दरमियान की सूरत हाल तो नहीं थी उन शराइत में, और जो ईरान ने अपनी शराइत भेजी थी वो अमेरिका को काबिल कबूल नहीं थी। तो वो कोशिशें तो तकरीबन उसके साथ ही एक तरह से रुक गईं और उसके बाद मामलात यहाँ तक पहुँच गए कि अब ट्रंप को गालम गलोच करनी पड़ रही है और जिस तरह का लहजा ट्रंप ने अपना लिया है उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई फौरी तौर पे कोई पीस प्रोसेस शुरू हो सकेगा। ये जो खबरें हैं कि कुछ मीडिएशन हो रही है ईरान और अमेरिका के कुछ नेगोशिएटर्स हैं, वो बात कर रहे हैं कि कुछ 40 दिन का सीज़ फायर पॉसिबल है, लेकिन हकीकत ये है कि जब तक कोई बड़ा गारंटर बीच में नहीं होगा जैसे रशिया है या चाइना, तब तक तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई ये जंग जो है वो कोई रुकने जा रही है। क्योंकि जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अग्रेसर तो अमेरिका और इजराइल हैं और उन्होंने ही हमलों का आगाज़ किया था ईरान पर, लेकिन जो ईरान ने एक स्ट्रेटजी इवॉल्व की, एक तो उसने रेजिलिएशन अपनी शो की इस सारे 1.25 महीने के दौरान, लेकिन उसके साथ ही साथ उसने जो कारोबारी मराकज़ थे अमेरिका के रीजन में, दुबई में, कुवैत में, बहरीन में, सऊदी अरब में, हर जगह पे उनको अटैक किया और वहाँ पे उनका काम ठप होके रह गया है ये अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनीज का। और दूसरा, इन मुल्कों को जो आसपास के मुल्क हैं ईरान के, वो जो सहूलतकारी कर रहे थे किसी भी सतह पे अमेरिका की, उनको उन्होंने पनिश भी किया, सिंबॉलिकली बताया भी कि हम आपके ये जो अटैक्स हैं हमारे, ये उसी का एक्सप्रेशन है जो आप अमेरिका के साथ तावन कर रहे हैं। और दूसरा, जो अपने हरमुज़ को रोक दिया है ईरान ने, उसके नतीजे में पूरी दुनिया में जो पेट्रो डॉलर है वो तबाह होके रह गया है। अगरचे उससे जो एनर्जी क्राइसिस है वो पूरी दुनिया में एनर्जी मार्केट में एक बहरान आ गया है और हम पाकिस्तानी भी उसकी लपेट में हैं। लेकिन ईरान का ये जो अपने हरमुज़ पे कंट्रोल हासिल कर लेना है, उसके नतीजे में भी अमरीकी जो हैं वो बहुत डेस्परेट हैं। ये जो गालियाँ आज उसने दी हैं, ये बुनियादी तौर पे इसीलिए दी हैं कि वो 2 दिन पहले तो वो कह चुका था, 3 दिन पहले, कि हमने उनकी लीडरशिप मार दी है और हमने जो ईरान के अंदर जो बड़े हदफ थे वो हासिल कर लिए हैं। फिर उन्होंने अस्फहान की पहाड़ियों पे जब रिसेंटली अटैक किए तो उसके बाद कहा कि हमने यूरेनियम के जो ज़खायर हैं वो भी तबाह कर दिए। और फिर उसके साथ ही साथ ये जो अभी उनके जहाज़ गिरे हैं ईरान में, और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हमने अपने पायलट जो हैं वो रेस्क्यू कर लेंगे हैं, खबरें ये हैं कि उनके सीक्रेट सर्विस के बहुत सारे बंदे अभी भी ईरान की कस्टडी में हैं। लेकिन
ये जो ईरान का जवाब है, जो जिस तरह से वो मज़ाहमत कर रहा है, ये अमेरिकियों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं लग रही। और इसीलिए ये जो धमकी है कि हम उनके पुल उड़ा देंगे, उनके जो ये जो बिजली घर हैं और पावर हाउस हैं वो तबाह कर देंगे, तो उसका ये धमकी सिर्फ इसलिए कि आप अपना हरमुज़ खोल दें। लेकिन ईरान ने जो अभी ईरान का रद्द-ए-अमल आया है, उनका कहना है कि जंग बंद भी हो गई तो अपना हरमुज़ का मामला जो है, स्टेटस जो है, वो पहले वाला नहीं रहेगा। Exactly. चीन ने भी कहा कि आपना हरमुज़ को अगर बंद करवाना है, अगर खुलवाना है आपने, चीन की तरफ से रात जो स्टेटमेंट आई, तो उन्होंने कहा कि उसके लिए जो अमेरिका है उसको इश्ताल अंगेजी और नए हमले बंद करने पड़ेंगे और उसके नतीजे में बातचीत में जाना पड़ेगा। ईरान, रूस ने भी कहा है कि ईरान को इस तरह, अमेरिका को इस तरह की धमकियां नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल। सज्जाद साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है उसमें ये जो कहा जा रहा है, एक राय समझी जा रही है कि पावर ग्रिड पे, पावर स्टेशन पर हमला ईरान को तारीकियों में धकेल देगा और वो दोबारा से तैयारी में तकरीबन 20-25 साल का प्रोसेस लग सकता है अगर वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकते हैं। इसमें किस हद तक हकीकत है और ऐसा क्या अगर खुदा नख्वास्ता मुमकिन हो पाया तो फिर इसकी डिस्ट्रक्शन ईरान में किस किस्म की होगी? देखें, ये तो जंगों का हिस्सा है। जब तबाही होती है, जिस तरीके से आपने दुबई की पूरी रियल एस्टेट मार्केट जो है तबाह कर दी ईरान ने, जिस तरह से इजराइल में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, उसी तरह ईरान का भी बहुत ज़्यादा अब तक नुकसान हो चुका है और आने वाले दिनों में भी एक्सपेक्टेड है जब तक ये जंग चलेगी। लेकिन सवाल ये है कि दुनिया ये कह रही है कि जब आप मुख्तलिफ पुल तबाह करते हैं और ख़ास तौर पे ये जो पावर हाउसेज हैं उनको अटैक करते हैं, तो ये जंग के कवानीन की, आलमी जो कवानीन हैं जंगों के, जो कन्वेंशंस हैं, उनकी खिलाफ वर्जी है। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसकी बहस तो उससे तो आगे निकल आया अमेरिका भी और ईरान भी। अब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि उनके पावर स्टेशंस अटैक होंगे तो ईरान कैसे उनको रीबिल्ड करेगा, ये एक अलग सवाल है। क्या ईरान ने सोचा होगा कि उनके सारे लीडर और मेन लीडरशिप जो है वो हमले के पहले दिन मार दी जाएगी और ईरान कैसे सरवाइव करेगा? ईरान सरवाइव कर रहा है। तो आज जो ट्रंप गालियां दे रहा है, ये बेसिकली एक 1.25 महीने की अमेरिकी नाकामी की फ्रस्ट्रेशन है। वरना पंजाब आपको लगता है कि ट्रंप अब बौखलाहट का शिकार हो गया क्योंकि उनके सेनेट में अपोजिशन लीडर का भी जो बयान है वो उनके खिलाफ आया है, इवन वहाँ की जो आवाम है वो भी सड़कों पे निकल आई है, एहतजाज कर रही है। तो क्या लगता है आपको कि ट्रंप इस वक्त बौखलाहट का शिकार है, इसीलिए जो गालम गलोच भी कर रहा है इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो इस चीज़ को जाहिर करती है कि वो अब बौखलाहट का शिकार हो गया है? देखिए, इसकी दो इंटरप्रिटेशंस हैं। एक तो पंजाबी इंटरप्रिटेशन ये है कि जब आदमी जो कमज़ोर होता है वो गाली देता है, हमारे एक तस्वर है यहाँ पे। लेकिन दूसरा तस्वर जो अमेरिका में बाज़ लोग उसकी वजाहत कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ट्रंप के जो रेसिस्ट लोग उसके हामी हैं, जो राइट विंग, जो उनके जो इंतहा पसंद जो क्रिश्चियन वोट बैंक है, ये उसको खुश करने के लिए भी इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। पहले भी अपने मुखालफों के लिए इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करता रहा है। इसकी दो मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन हैं। लेकिन इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए मैं समझता हूँ कि ये वो ज़रूर समझते हैं सारे लोग कि ट्रंप जो है वो ये आउट ऑफ हिज डेस्परेशन वो उसने ये इस तरह की गुफ्तगू की है, क्योंकि अमेरिकियों का ये ख्याल था कि वो कुछ हफ्तों में, 1-2 हफ्तों में आएंगे, अटैक्स करेंगे, रिजल्ट हासिल करेंगे और फतह का झंडा लहराएंगे और वापस चले जाएंगे। वो पॉसिबल नहीं हुआ और वो जंग इतनी आगे चली गई है कि ये जो आबना हरमुज़ की बंदिश है और उसके अलावा जो खलीजी मुल्कों में अमरीकी कारोबारी मराकज़ की तबाही है, ये दोनों चीज़ें
इंटरनेशनली अमेरिका के लिए बहुत बड़े चैलेंज के तौर पे उभरी हैं। और इस चैलेंज का जवाब देने के लिए अगर वो उनके पुल तबाह करते हैं, उनके पावर हाउस गिराते हैं, तो देखें एक दुनिया ईरान की मदद करने के लिए भी तैयार है। जब ये जंग ख़त्म होगी तो चीन और रशिया जो है और बाकी दुनिया के ममालिक वो ईरान के साथ खड़े होंगे उनकी रिकन्स्ट्रक्शन के लिए। और ईरान की मईशत वो पाकिस्तान जैसी मईशत नहीं है, उनके पास तेल के वसी ज़खायर हैं। और जब ये जंग ख़त्म होगी तो ये मिडल ईस्ट वो नहीं होगा जो जंग शुरू होने से पहले था। तो ईरान ने तो कह दिया है कि जंग के बाद भी आबना हरमज़ जो है वो वाला उस स्टेटस में नहीं रहेगी जो जंग से पहले थी। अच्छा सज्जाद साहब, ये फरमाइएगा कि आपने जो जिक्र किया दुबई की रियल एस्टेट मार्केट जो है वो डैमेज हुई है और ईरान ने काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया। आसपास के जो खलीजी ममालिक थे उनके अंदर अमरीकी जहां पर एयर बेसेस मौजूद थी या बिजनेसेस मौजूद थे। सर ये कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, बहुत सारी शिकायत पाकिस्तान से मौसूल हो रही हैं कि एक जिस तरीके से इस वक्त पैसे वापस मांगे जा रहे हैं दुबई की तरफ से वो पाकिस्तान वापस दे रहा है। दूसरी जानब से पाकिस्तानी जो वहाँ पर मुकीम हैं 20-30 सालों से, जिनके वहाँ पर बिजनेसेस हैं, जिनके वहाँ पर जॉब्स हैं, उनको डिपोर्ट करने के वाक़यात जो है वो सामने आ रहे हैं और बहुत बुरी तरीके से डिपोर्ट करने के, ट्रीटिंग लाइक अ टेररिस्ट वाले डिपोर्ट करने के मामला जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं, जिनमें दिन 3 बजे से रात 1 बजे तक लोगों को वहाँ पर दीवार की तरफ खड़ा करके उसके बाद इंटेरोगेशन करके प्रॉपरली आयतुल्लाह खामनाई का नाम चेक करके फ़ोन्स जो है वो खंगाल के फ़ोन भी रख के फिर स्पेशल बसेस से जहाज़ तक पहुँचा के डिपोर्ट करने के वाक़यात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। ये किस वजह से पाकिस्तानियों के साथ इतना इम्तियाजी सलूक रखा जा रहा है दुबई की तरफ से? देखिए, ये जंग शुरू होने से पहले ही दुबई के साथ हमारे मामला बिगड़ चुके थे और दुबई के अमीर आए थे जंग से 1 महीना पहले इस्लामाबाद और वो धमकी देने के लिए आए थे कि या आप सऊदी अरब के साथ खड़े हों या हमारे साथ खड़े हों, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई के इख्तलाफात भी बड़े शदीद हो चुके हैं और पाकिस्तान को बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं यूएई से। वो इस तरह से कि जो इंसर्जेंसी है बलूचिस्तान की, वो सारे इंसर्जेंट्स जो हैं उनको इजराइल और इंडिया जो सपोर्ट कर रहा है वो सारे लोग दुबई में बैठे हुए हैं और दुबई जो है वो इस वक्त इर्द गिर्द की जितनी प्रॉक्सी जंगें हैं पाकिस्तान समेत उन सब का वो मरकज़ बना हुआ है। सारे टेररिस्ट, सारे मफरूद लोग दुबई में मौजूद हैं और अफ़गानिस्तान की हुकूमत की भी मदद दुबई जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहा है। तो जो दुबई के साथ पाकिस्तान के पिछले 50-60 साल के ताल्लुकात थे उनमें एक बड़ा डेडलॉक आ चुका है। ये जंग से पहले की ही सूरत है, पहली बात। दूसरा सवाल ये है कि अभी जो वाक़यात हुए हैं ख़ास तौर पर दुबई में बॉम्बिंग के, तो उनको ये खदशा है कि जो पाकिस्तानी शिया हज़रात थे दुबई में, उन्होंने मुखबरियाँ की हैं उन लोकेशंस की जहाँ पे अटैक हुए हैं। इस वजह से भी उनकी जो इंतज़ामिया है वो काफ़ी ख़ास तौर पे जो पासपोर्ट देखते हैं और उसमें जब वो देखते हैं कि उनके नामों की नौयत जो है अहले तशी से मिलती जुलती है तो उनके साथ वो बहुत अजीब सा ट्रीट करते हैं। लेकिन इसमें ये जो समझें कि ये तो लिखा हुआ है सामने कि अब दुबई में पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स का कोई मुस्तकबिल नहीं है और इस वजह से दोबारा एक पाकिस्तान के लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुलती हुई नज़र आ रही है कि पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान से जो पैसा लेकर वहाँ पे गए हुए थे वो जो भी लुटे पुटे वापस पाकिस्तान आएंगे और यहाँ आके इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की जो प्रॉस्पेरिटी उसमें एक इजाफे का मूजब बनेंगे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी की भी बात है। ऑल राइट सर, बात तो आपकी समझ आ रही है, लेकिन मुझे जो इस वक्त सवाल मेरे जहन में उठ रहा है कि आपने कहा कि दुबई के साथ चूँकि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात चूँकि बेहतर हैं और पाकिस्तान ने स्टेटमेंट भी दी थी कि सऊदी के साथ हम शाना बशाना हमेशा खड़े रहेंगे। सो क्या उसकी वजह से दुबई के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो अब उस तरह बेहतर तरीके से रहे नहीं है और इसीलिए वो पाकिस्तानियों के साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं? क्या मेन वजह ये है या इसके पीछे कोई और भी वजूहात हैं?
देखिए, एक तो दुबई जो है ना वो एक तरह से इस्लामी दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कि इजराइल को हर तरह से फैसिलिटेट कर रहा है, और इजराइल की जो को तस्लीम करने की जो लहर चली थी उसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी दुबई ही था, और दुबई में ही इजरायली जो इन्फ्लुएंस है वो इस रीजन में उभर के सामने आ रहा है। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि जो पाकिस्तान के अपने इमीडिएट प्रॉब्लम्स हैं वो हैं बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से होने वाली जो दहशतगर्दी है पाकिस्तानी सरहदों पे। तो पाकिस्तान ने तो सबूत दिए हैं ना, ये जंग शुरू होने से 2 महीने पहले 3 महीने पहले की बात है कि उन्होंने दुबई के लोगों को जाके बताया है कि आपके यहाँ से ये हमारे दुश्मनों के साथ मदद हो रही है, और इजराइल और इंडिया का जो नेक्सस है दुबई में वो हमारे इंसर्जेंट्स जो हैं बलोची और जो लोग तालिबान है TTP उनको आप मदद कर रहे हैं। तो ये संगीन मसला है दुबई का और पाकिस्तान का अपने ज़ाती ताल्लुकात में भी। फिर सऊदी अरब जो गल्फ मुल्कों की इंटरनल अपनी पॉलिटिक्स है उसमें हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं, उनके साथ हमारा एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हो चुका है, और वो एग्रीमेंट भी दुबई को पसंद नहीं है, वो एग्रीमेंट इजराइल को भी पसंद नहीं है, अमेरिका को भी पसंद नहीं है, तो उसमें अब तुर्की भी ऐड हो रहा है। तो ये जो नई सफ़बंदी हो रही है मिडल ईस्ट में उसमें पाकिस्तान के इंटरेस्ट क्या है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है उसको देख रही है, और उसी वजह से दुबई और पाकिस्तान में काफ़ी फासला आई है। ठीक, अच्छा सजाद साहब, इस वक्त देखिएगा ज़रा सऊदी अरब की सूरत हाल पे भी नज़र डालिएगा। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मौजूद है। सऊदी अरब ने कहाँ पर अमेरिका को नाराज़ किया, ख़ास तौर पे MBS ने, जहाँ पर MBS के ख़िलाफ़ भी इतनी नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, और सऊदी अरब और ईरान की ऑलरेडी हम लोग चपकलिश देखते थे, लेकिन इस वक्त के मामले में सऊदी अरब जो है वो बड़ा तहम्मुल मिजाजी के साथ और बड़ा स्टेप जो है वो एक एक फूंक कर ले रहा है। उसमें पाकिस्तान का भी किरदार है, लेकिन सऊदी प्रिंस की तरफ से अगर हम देखें तो कोई ऐसी स्टेटमेंट ईरान के अगेंस्ट नहीं आ रही, विच इज़ अ गुड थिंग। और अमेरिका को कहाँ पर उन्होंने जो है वो हिट किया हुआ है, जिसकी वजह से अमेरिका अब सऊदी अरब से जो है ना वो ज़रा दूर दूर नज़र है। देखिए, ये पुरानी बात है, पहले भी सऊदी अरब में जो इक़्तिदार तब्दील हुआ था, जब ये जो मौजूदा वली-ए-अहद हैं शहजादा जो मोहम्मद बिन सलमान, इनसे पहले की जो डिस्पेंसेशन थी उन्होंने भी रशिया के साथ और चीन के साथ हाथ बढ़ाने की कोशिश की गई थी, तो वहाँ पे अमरीकियों ने मैनेज किया एक पावर रीशफल और ये लोग इक़्तिदार में आए। मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो बहुत ख़ास तौर पे उन्होंने ये जो शाम की हुकूमत की तब्दीली थी उसमें अल-जुलानी को अमेरिका के सामने पेश किया और प्रो अमेरिका गवर्नमेंट बनवाई। सऊदी अरब ने हमेशा मदद की है गल्फ में अमरीकी मुफादात की, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो ईरान के खिलाफ जंग है अमरीका और इसराइल की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि इस जंग में जो अरब ममालिक हैं, सुन्नी मुल्क हैं, वो भी इसराइल के साथ मिल के ईरान पर अटैक करेंगे, और उनका ये ख्याल था कि ये जो सऊदी अरब पाकिस्तान पैक्ट है वो भी ईरान के खिलाफ बुरुएकार लाया जाए। तो पाकिस्तान ने तो साफ कह दिया कि हमारा सऊदी अरब के साथ जो डील है स्ट्रेटेजिक डेप्थ की, स्ट्रेटेजिक एक अलाइंस है जो, वो ये है कि जो भी सऊदी अरब पे अटैक होगा हम उसको डिफेंड करेंगे। हम किसी ऐसे ऑफेंस का हिस्सा नहीं बन सकते जो सऊदी अरब की तरफ से किसी दूसरे इस्लामी मुल्क पे होगा। हाँ, हम सऊदी अरब को डिफेंड करने के लिए सऊदी अरब के साथ खड़े हैं, और सऊदी अरब ने भी जितने अटैक्स हुए ईरान की तरफ से सऊदी अरब पे, उसने एक पेशेंस का इजहार किया, मतलब एक तरह से तहम्मुल का मुजाहरा किया सऊदी अरब ने, और सऊदी अरब ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को मैसेजेस भेजे कि आप हमारे ऊपर अटैक मत करें। तो पाकिस्तान ने उन अटैक्स को रुकवाया भी,
तो ये सारी जो डिप्लोमेसी है, पैरेलल डिप्लोमेसी सऊदी अरब की ईरान के साथ बजरिया पाकिस्तान, वो इजराइल को भी पसंद नहीं है और अमेरिका को भी पसंद नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सर साहब, एक और बहुत पॉइंट जो है वो सामने आ रहा है पिछले तकरीबन 5-6 दिनों से। अमरीकी स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं और ख़बरों में भी ऐसा कहा जा रहा है, आप इस हवाले से कीजिएगा रहनुमाई, कि कोई एटॉमिक जो है वो बम, यानी कि न्यूक्लियर जो है वो बम का भी ख़तरा ईरान के अंदर अमेरिका की जानिब से ज़ाहिर किया जा रहा है। क्या कोई ऐसी ख़बरें हैं? अगर हैं तो कितनी सदाकत है और क्या ऐसे मुमकिन हो सकता है इस जंग में, खुदा न खास्ता? देखें, बदकिस्मती की बात है कि जब वेंडी चैम्बरलेन ने 2002-03 में भी एक दफ़ा कहा था कि हो सकता है कि जब ईरान अमेरिका ताल्लुकात की नहज जो थी वो काफ़ी नाजुक थी, तो उसने कहा था कि हो सकता है कि अमेरिका को ईरान को न्यूक करना पड़े। ये बात आई और बड़ी हैरानकुन बात थी। ये आज से 20 साल पहले की बात है। ठीक है, 20-22 साल पहले की बात। इसी तरह इस वक्त भी खदशात ये हैं, जो मुबसरीन हैं उनका कहना है कि अगर ईरान ने कोई ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जिसमें बहुत ज़्यादा जो बॉडीज़ हैं, बॉडी बैग्स हैं जो अमेरिका गए, तो जब आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये जो ट्रंप है ये अनप्रेडिक्टेबल है, ये कुछ भी फैसला कर सकता है। और इसी तरह नेतन्याहू के बारे में भी कहा जाता है कि नेतन्याहू भी जिस तरह का उसका एक मेकअप है माइंड का, उससे भी हम तवक्को कर सकते हैं इस तरह की एक डिजास्टर्स डिसीजन की, कि अगर इजराइल को ईरान कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है आने वाले दिनों में, तो वो कोई टैक्टिकल वेपन यूज़ कर सकते हैं। और ख़तरा क्या है? ख़तरा ये तो नहीं है कि खुदा न खास्ता न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल होगा, लेकिन जो टैक्टिकल वेपन्स हैं वो महदूद पैमाने पे जो तबाही फैलाते हैं, उनके इस्तेमाल का काफ़ी हद तक बाज़ लोग जो हैं उसका गुमान जाहिर कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। और इस तरह की जो तबाही होगी वो बहुत एक तरह से फिर सदियों तक उसके जख्म बाकी रहते हैं, जैसे अभी तक हार्बर के वाक़े के बाद और जो जापान का इंसिडेंट हुआ, जिस तरह से वहाँ पे अमेरिका ने पहली दफ़ा न्यूक्लियर बम मारा, तो वो उसके जख्म अभी तक गहरे हैं। तो अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूँगी कि अगर खुदा न ख्वास्ता मुज़ाकरात में कोई हमें बीच का रास्ता नज़र नहीं आता, खुदा न ख्वास्ता, अब कोशिशें तो यही जारी हैं कि मुज़ाकरात बेहतर तरीके से हो सके, लेकिन सपोज़ अगर हमें ऐसा कोई राह नज़र नहीं आती, तो इस चीज़ की भी अभी आवाज़ें उठ रही हैं, ख़दशात लोगों को तशवीश हो रही है कि खुदा न ख्वास्ता कहीं इज़राइल की अगली निगाह या अगला निशाना पाकिस्तान ना हो अफ़गानिस्तान के रास्ते से। क्या ऐसा भी कहीं आपको लग रहा है? आपकी माहिराना राय जानना चाहूँगी। अगर तो वो ईरान को नीस्तो नाबूद कर देते हैं, और जिस तरह से वो ट्रंप धमकियां दे रहा है, और जिस तरह से उनके पास जो प्लान है ईरान के लिए, तो फिर तो यकीनन उसके बाद जो अगले उनके वहाँ पे सऊदी अरब भी निशाने पे होगा, पाकिस्तान भी निशाने पे होगा, और भी बहुत सारे मुल्क, जो तुर्की भी उनके निशाने पे होगा, क्योंकि नेतन्याहू ने ये कहा था कि अभी हम शिया मुसलमानों से, इस्लाम से लड़ रहे हैं, फिर हमें सुन्नी इस्लाम को भी का भी मुकाबला करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बदौलत जो आपके पास न्यूक्लियर वेपन है, उसकी वजह से आपकी तरफ देखने से वो लोग डरते हैं। देखें, हम ड्यू क्रेडिट देने से घबराते हैं हमेशा, लेकिन सच्ची बात यह है कि भुट्टो फैमिली का एहसान तो पाकिस्तान उतार ही नहीं सकता। आज जिन दो मिलिट्री मसल्स के ऊपर हम खड़े हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब और मिसाइल प्रोग्राम बेनज़ीर भुट्टो ने दिया था, और जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो देकर गए हैं। तो आज आप इस मिलिट्री मसल्स के ऊपर ही सारी दुनिया के सामने आप नाकाबिल तस्खीर, और यही वजह है कि आपसे कई गुना बड़ा इंडिया जो आप पे अटैक करता है, तो वो तीसरे दिन ही
फिर सीज़ फायर के लिए गड़गड़ा रहा होता है, क्योंकि आपका जो मिसाइल पोटेंशियल है और वो जो चीन के साथ हमारा एक बरादराना ताल्लुक है, उसकी वजह से दुनिया डरती है पाकिस्तान से। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो कोई तरन वाला होगा किसी के लिए। ऑल राइट, सजाद अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ख़वातीन और हज़रात, सूरत हाल इस तरह की बन चुकी है कि इकनॉमिक क्राइसिस की वजह से पूरी दुनिया इस शिकंजे में फंस चुकी है। पाकिस्तान में भी पेट्रोल हाइक की वजह से हर चीज़ महंगी होती हुई नज़र आ रही है। ऐसी सूरत हाल में जो हमारी तरफ से आपको पैगाम होगा वो ये होगा कि बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश करें कि ट्रैवलिंग ना की जाए, ताकि पेट्रोल की भी बचत हो। किफ़ायतशारी जो हुकूमत ने निकाली है उस मुहिम का भी साथ दिया जाए, क्योंकि उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर ईंधन की बचत हो, चाहे वो बिजली के लिहाज से है। एनर्जी क्राइसिस जो है वो ना पैदा हो, और जब एनर्जी क्राइसिस पैदा हो नहीं होगा तभी ये सारा सिस्टम तभी हमारी मईशत किसी हद तक मुस्तहकम रह सकती है। हेडलाइंस का वक्त हुआ जाता है, वक्फा शामिल करते हैं प्रोग्राम में, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोग्राम को। कहीं ना चाहिए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो क्या है जी? आजकल हम अभी ऑफ कैमरा भी यही बात कर रहे थे, एस्थेटिक्स का दौर चल रहा है। हर चीज़ जो है वो खूबसूरत नज़र आनी चाहिए, भले ही वो टेस्ट में अच्छी हो ना हो, भले ही उसकी सेहत ठीक हो ना हो, लेकिन वो दिखने में खूबसूरत होनी चाहिए। और यही दौरा चल रहा है आजकल। नौजवान नस्ल तो सारी ही तकरीबन लेज़र की तरफ जा चुकी है, फिलर्स की तरफ जा चुकी है। पिगमेंटेशन जो है वो आखिर है क्या, और इसका इलाज किस तरह मुमकिन है, बजाय इसके कि आप बोटॉक्स या फिलर्स की तरफ जाएं। इसी के लिए हमने मदु किया अपने स्टूडियो में डॉक्टर जोहरिया अजहर, प्रोफेसर डॉक्टर जोहरिया अजहर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शी इज़ ऑरल पैथोलॉजिस्ट है, लेज़र कंसल्टेंट है, एस्थेटिक फिजिशियन है, CEO पैथोडोंट है। माशाल्लाह से बहुत कुछ पढ़ लिख के UK से सर्टिफाइड हैं। हम इनसे जानेंगे कि एक्चुअल में पिगमेंटेशन क्या होती है और इसका जो है इलाज बजाय इसके कि दवाइयों और लेज़र की तरफ हम जाएँ कैसे मुमकिन है। तो बताइए मैम, पिगमेंटेशन पहले तो सबसे पहले आसान अल्फाज में हमें ये बताइए, पिगमेंटेशन क्या होती है और किस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और किस एज से कम लोगों में पाई ही नहीं जाती? पिगमेंटेशन तो हम सब में है। पिगमेंट जो है ना वो स्किन का एक आप कह लें डिफेंस या प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। अल्लाह ताला ने जब ज़मीन पे उतारा हज़रत आदम और अम्मा हवा को, तो ज़ाहिर उनको हिफाजत के लिए भी कुछ देना था। तब स्किन की हिफाजत मेलानिन पिगमेंट करता है। उसमें आप लोग ये नोट करेंगे कि जो लोग ज़रा ठंडे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे सूरज की इंटेंसिटी कम होती है, उनकी नेचुरली पिगमेंट कम होता है। पिगमेंट प्रोड्यूस करने वाले सेल्स होते हैं मेलानोसाइट्स ना, उनमें मेलानोसाइट्स ही कम होते हैं, बड़ी उनकी थिन स्किन होती है। लेकिन जो इलाके हैं जहाँ पे सूरज की इंटेंसिटी ज़्यादा है, इक्वेटर के ज़्यादा करीब है, सन जहाँ पे ज़्यादा इंटेंसिटी से होता है, समर ज़्यादा लंबी है, पाकिस्तान कह लें, एशियन मोस्टली नहीं, नॉर्थ पाकिस्तान तो पहाड़ी इलाका हो गया ना, यूरोपियंस में मेलानिन कम है। पाकिस्तानी इलाकों में और जहाँ पे ये एशियन कंट्रीज हैं, यहाँ पे सन इंटेंसिटी के हिसाब से मेलानिन ज़्यादा है, तो वैसे ही हमारी स्किन में ज़्यादा है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा कर देती हैं। वो है सबसे, उसमें जो नंबर 1 कल्प्रिट है वो है यूवी एक्सपोजर, जो सनलाइट से आ रहा है। यूवी एक्सपोजर के बाद नंबर 2 है हीट से एक्सपोजर। जिन लोगों की इस किस्म की जॉब्स होती है ना जहाँ हीट एक्सपोजर है, या जो हाउस वाइफ्स हैं जो कहती हैं बाहर तो नहीं निकलते लेकिन चूल्हे के सामने सारा दिन खड़ी रहती हैं, भट्टी पे काम करने वाले जो मजदूर हैं या जो हैं वो बाहर काम करने वाले, हीट जहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, तीसरा इसमें एजिंग आ जाती है। एज के साथ साथ नेचुरल पिगमेंट आता रहता है, और जो एजेड लोग हैं उनमें पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है, यंगस्टर्स में हमेशा कम होती है। जो सनलाइट से ज़्यादा एक्सपोज्ड है उनमें ज़्यादा है, जो सनलाइट से कम एक्सपोज्ड है उनमें कम है। और फिर हार्मोनल है। जब पिगमेंटेशन हो जाती है तो आपकी स्किन कैसी नजर आती है? उस पे आपको धब्बे नजर आने शुरू हो जाते हैं ना। अब उसकी कई टाइप्स हैं, जैसे मेलास्मा में आपको पैचेस पड़ जाते हैं हार्मोन्स की वजह से, फिर कुछ स्पॉट्स हो सकते हैं, कुछ लोगों को डॉट्स की तरह होता है, फ्रैकल्स जिसको हम कहते हैं, या सिर्फ डॉट्स बन जाते हैं। तो इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं। वो जो हमारी स्क्रीन पे पिक्चर्स आ रही हैं
ये क्या है? ये मेलिस्मा था। ओके, वो चला गया। ओके, पैच मेलिस्मा। सो ये फिर हाइपर पिगमेंटेशन क्या होती है? ये हाइपर पिगमेंटेशन होगी ना, देखिए पिगमेंट तो मुझ में भी है, आप में भी है, आप में भी है, सब में। लेकिन जब हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगी तो फिर वो नजर हो जाएगा, तो वो ज्यादा नजर आएगा। वो नेचुरली आप थोड़ी देर सूरज में जाके बैठे तो आपका टैनिंग इफेक्ट जो आ रहा होता है ना, कुछ तो वो सन बर्न की वजह से होता है। जब सन बर्न ठीक होता है तो उसके बाद वहाँ पिगमेंट आ जाता है। तो वो सन से एक्सपोज्ड एरिया आपका हमेशा, चेहरा और नेक जो है वो आपकी चेस्ट से और बाजू जो ढके रहते हैं उनसे ज्यादा डार्क होता है। बिल्कुल ऐसा है। पिगमेंट ज्यादा होता है। तो हाइपर पिगमेंटेशन आर एरियाज स्किन पे जो किसी भी वजह से ज्यादा पिगमेंट दिखा रहे होते हैं। ओके, अब सपोज आप एक एज ग्रुप में दाखिल हो गए हैं जहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन होती ही है, राइट? अब उसको रोकथाम के लिए या फिर आपके कम करने के लिए कि उसका एटलीस्ट असर जो है वो कम हो या थोड़ा हो, नजर इतना ना आ सके, सो उसके लिए क्या यूज किया जा सकता है? देखिए उसके लिए सबसे बेहतर जो मेरा तो वैसे बहुत नेचुरल तरीका होता है ना, तो आप नेचुरली उस पे जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। तो अपने आप को प्रिवेंट करें। सनलाइट पे जब निकलना है, हमारा सूरज बहुत तेज है पाकिस्तान पे और अभी कुछ अरसे से वैसी बहुत गर्मी आ रही है, तो 50 SPF से अबव सनस्क्रीन लगा के जाएं। और ये नहीं कि सुबह सनस्क्रीन लगाई तो रात तक आपने कहा कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ। अभी नई कुछ स्टडीज आ रही हैं कि यू नीड टू पुट इट आफ्टर एवरी 2 आवर्स। तो हर 2 घंटे बाद आप अपनी गाड़ी में रखें, पॉकेट में रखें, उसको 2 घंटे बाद निकाल के लगाएं ताकि आप प्रोटेक्टेड रहें। छतरियाँ इस्तेमाल करें, हैट्स पहने ताकि डायरेक्ट आपके ऊपर सनलाइट ना बने। स्ट्रेस फ्री रहें। जितनी स्ट्रेसफुल लाइफ होगी कितना मुश्किल काम ज़्यादा पिगमेंट होता है। बाकी तो फिर हम इसके इलाज करते हैं ना। अब हार्मोनल है तो खवातीन में चूंकि हार्मोन्स अप एंड डाउन होते रहते हैं, उनमें पिगमेंटेशन के ज़्यादा ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी है? जी खवातीन में देखें ईस्ट्रोजन प्रोगेस्ट्रॉन लेवल्स ना अप एंड डाउन, तो अब ये ईस्ट्रोजन प्रोगेस्ट्रॉन दोनों ज़्यादा क्वांटिटी जब हो जाए इनकी तो ये पिगमेंटेशन को इंड्यूस करते हैं। सो ये रीज़न है। अच्छा, सो अब आते हैं ज़रा इस हवाले से कि अगर ये आपकी प्रिवेंशन जो है उससे नहीं हो रहा मसला हल, तो फिर आप ऑप्ट करते हैं डिफरेंट प्रोसीजर्स और डिफरेंट चीज़ें। वो क्या क्या इस वक्त जो है वो आप लोगों के पास मौजूद है? प्रोसीजर्स बहुत सारे हैं। देखिए मेलिस्मा के लिए तो हम वैसे ही दवाइयाँ और ट्यूब्स हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा देते हैं। घर में वैसे आप लोग ये कर सकते हैं कि विटामिन C और ग्लूटाथायोन, ये वाइटनिंग एजेंट्स हैं। ये क्या है डॉक्टर साहबा? नेचुरली हाँ, ये मेलिस्मा और पिगमेंटेशन है ना, दिस इज मेलिस्मा उनकी आंख के साथ, और बाकी चीक पे हाइपर पिगमेंटेशन है। अच्छा। इसके लिए देखिए बहुत सारी चीज़ें हम मीज़ोथेरेपी करते हैं। मीज़ोथेरेपी होती है अपने स्किन में स्मॉल इंजेक्शंस देने होते हैं। जो लोग नीडल से डरते हैं उनके लिए माइक्रो नीडलिंग होती है। अच्छा। और होती भी है विटामिन C इज ए नेचुरली अकरिंग वाइटनिंग एजेंट। तो विटामिन C से जब करते हैं वो वाइटन भी करता है और स्किन के लिए वैसे भी अच्छा होता है। सेकेंडली हम PRP और PRF कर लेते हैं। PRP में क्या होता है वैसे? PRP में बहुत ही ये रीजेनरेटिव मेडिसिन है, नेचुरल। आपके ही ब्लड को हम ड्रॉ करते हैं, उसमें से प्लेटलेट्स, देखिए अल्लाह ताला ने ह्यूमन ब्लड में आपको पता है छोटे छोटे पाउचेस बनाए हैं दैट कैरी ग्रोथ फैक्टर्स। उस पाउच का नाम है प्लेटलेट। ओके, ठीक है। तो हम प्लेटलेट जमा करके ना वो उस जगह इंजेक्ट कर देते हैं। वो इंजेक्ट होती है, प्लेटलेट फटता है, आप समझे, पाउच खुलता है, सारे ग्रोथ फैक्टर्स बाहर आ जाते हैं। उससे स्किन रीसर्फेसिंग हो जाती है और जो मेलेनोसाइट्स हाइपर एक्टिवेट हुए होते हैं वो हो जाते हैं। PRF है PRP की ही एक थोड़ी सी फाइब्रस शक्ल है। तो ये नेचुरल फिलर है। अब मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि जो यंगस्टर्स है अगर उनको फिलर कराने का बहुत दिल चाह रहा हो तो वो PRF करा लें बजाय इसके कि वो आर्टिफिशियल फिलर्स कराएं। और इसमें कैसे होता है, लाइक नेचुरल फिलर्स किस तरीके से आप नेचुरल फिलर है आपके ब्लड में। देखिए हमारा ब्लड थिक होता है ना, जहाँ पे भी आप कट लगाएं तो वहाँ पे क्लॉट बनता है ना, वो थिक होता है ना, उसको देखें तो हम वो जो थिकनेस प्रोड्यूसिंग एजेंट होता है ना ब्लड में, उसको निकाल के इंजेक्टेबल फॉर्म में इंजेक्ट कर देते हैं। वो अंदर जाके एक जेली बना लेता है, जैसे जेली नहीं होती, वो फिल भी कर देता है और उस जेली पे आपकी अपनी बॉडी आके कोलेजन प्रोड्यूस कर देती है, इलास्टिन प्रोड्यूस करती है, तो फिल हो जाती है जगह। ओके, अच्छा, ये जो आजकल मार्केट में कोलेजन पाउडर और एक और चीज है अश्वगंधा पाउडर, हाँ अश्वगंधा, व्हाट इज दिस गुड फॉर? क्या ये भी अब यही आपकी जिल्द को है ना, वो गट के लिए अच्छा है। ओके, लेकिन वो वहां से अब्सॉर्ब होके उसका स्किन तक आना जो है ना वो मुश्किल है। स्किन में जो कोलेजन है वो वही होगा जो आपकी स्किन के नीचे है, उसको हमने इंड्यूस कराना है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमने कोलेजन इंड्यूसिंग प्रोसीजर्स कराने, जैसे जो लोग लेट 20s और 30s और 35 40 के हो रहे हैं ना, उनको कोलेजन इंडक्शन शुरू कर देनी चाहिए। आप पाउडर खाएंगे,
आप जैसे नेचुरल डिवाइसेस है वो कराएं, RF करवाएं, माइक्रो नीडलिंग करवाएं, PRP और PRF दोनों कोलेजन इंडक्शन करती है ना। ठीक। अच्छा, और कोलेजन की जो क्रीम्स होती है, आर दोज इफेक्टिव बेटर देन यू नो द पाउडर? उनकी एब्जॉर्प्शन कम है, लेकिन लगाएं। अब देखिए जैसे ये आपने ब्लैक शीट बिछाई हुई, इसके नीचे जितनी सख्त टेबल होगी ना, ये उतनी रिंकल फ्री होगी, ऐसे ही है ना। तो आपकी स्किन के नीचे जितना ज्यादा कोलेजन होगा, वो स्किन ऊपर से उतनी खिंची हुई होगी। रिंकल्स और लाइंस इसी तरह पड़ती हैं। कोलेजन जो है वो जाहिर है एज के साथ खत्म होना शुरू होता है। दूसरा स्ट्रेस की वजह से वो डिस्ट्रॉय होता है, यूवी लाइट की वजह से डिस्ट्रॉय होता है। फिर स्किन में आप इसको नीचे आप इसकी स्मूथनेस खत्म करें तो ऊपर बल पड़ जाएंगे ना चादर, तो लाइंस आती हैं और वो फर्दर प्रोग्रेस करती हैं, तो लाइन से फिर रिंकल्स पड़ जाती हैं। तो इसको अगर आप कोलेजन इंडक्शन कराते रहेंगे ना, तो ये एटलीस्ट बेटर रहेगा। ठीक है। डॉक्टर साहब, आपके पास आजकल, क्योंकि हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड ये भी बात कर रहे थे, एस्थेटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल हो रही हैं यूज़, आपके पास सबसे ज़्यादा केसेस किस किस्म के आते हैं आजकल? एस्थेटिक्स की आते हैं। उसमें पाकिस्तान का जो सबसे दरीना मसला है वो एक तो गोरा होने वाला है, सेकेंडली पिगमेंटेशन का बहुत है, थर्डली फेशियल हेयर, बॉडी हेयर, तो ये ज़्यादा हैं। उसके बाद मैं चूँकि खुद आई एम नॉट अ फैन ऑफ फिलर्स, तो फिलर्स के लिए स्पेशली यंगस्टर्स आ रहे हो, मैं उनको वापस भेज देती हूँ, या अगर बहुत इंसिस्ट कर रहे हो तो बायो फिलर्स ठीक है। उनका अपना PRF निकाल के लिप में जैसे किसी ने एनहांसमेंट करानी है, तो इट्स बेटर टू हैव PRF 3 से 4 सेशंस देन फिलर। ओके, ठीक है। और कि किस एज तक आप रिकमेंड करती हैं PRF ही होना चाहिए और फिर उसके बाद आपको जाना चाहिए? 35-40 तक, जब तक 35-40 तक, तो यहाँ पर तो 20-21 की बच्चियाँ जो हैं वो डोंट नीड इट। अच्छा देखिए, किसी के बहुत पतले लिप्स हैं तो आई अंडरस्टैंड इट कि वो कहे कि मैं इनको इन्हांस करना चाहती हूँ। उस केस में 20-year-old को PRF कर ले, फिलर स्टेज इन योर बॉडी। अब स्टडीज आ गई हैं कि 10-10 साल उन्होंने फिलर लगा के 10 साल बाद MRI किया तो फेस में फिलर ही फिलर था, एब्जॉर्ब नहीं होता वो। फिर ये होता है कि व्हेन इट स्टेज देयर, एज के साथ वो ढलक जाता है। अब जब वो बंदा 40 क्रॉस करेगा ना, तो वो अपना वेट तो होगा ही, लेकिन उसके साथ फिलर्स का भी वेट होगा। एग्जैक्टली, वो ज्यादा हो जाएगी एजिंग। और इसके लिए एक टर्म यूज होती है पिलो फेस। तो ये फिर लोग अपनी ना, ये जब 50 के हो जाते हैं ना, ये पिलो फेस लेके फिरते हैं, जो कि नीचे से बहुत हैवी फेस होता है, सारा फिलर जमा। अच्छा, वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हाइटनिंग इंजेक्शन, और आपने भी जिक्र किया आपके पास ये मसला लेकर आते हैं, तो व्हाइटनिंग इंजेक्शन आर दे गुड? देखिए, व्हाइटनिंग इंजेक्शन चीज़ वही होती है कि हर चीज़ अच्छी होती है, अगर आपकी बहुत एक्सेस करें तो वो हार्मफुल हो जाती है, और अगर अच्छी जगह की हो। अब ये बहुत सारी जो व्हाइटनिंग जिन पे लिखा हुआ है ना कि ये व्हाइटनिंग किट है, उनसे तो दूर रहें। हाँ, एक्चुअली ये हार्मोन है ग्लूटाथायोन, जो कि लिवर का हार्मोन था। इसको यूरोप में वो दे रहे थे लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस B और C के लिए। उन्होंने देखा उन लोगों की स्किन अच्छी होनी शुरू हो गई, क्योंकि देखें लिवर का क्या काम है, जिगर का ब्लड को प्योरीफाई करना। हेल्दी लिवर ब्लड को अच्छा प्योरीफाई करता है, तो चेहरे के ऊपर रौनक आ जाती है। प्योरीफाई होगा तो हाँ, चेहरे तो उधर से उन्होंने कहा कि अच्छा, इस ग्लूटाथायोन का साइड इफेक्ट है स्किन को अच्छा करना। तो अब हम ग्लूटाथायोन और विटामिन C कॉम्बिनेशन जब IV में देते हैं, तो इट्स गुड फॉर योर लिवर, इट्स गुड फॉर योर स्किन, इट्स अ टॉनिक आप कह लें। अच्छा, जिस तरीके से कहा जाता है, वो जो है कौन सी थेरेपी है, ऑस्मोथेरेपी, वो कौन सी, ओजेम्पिक का जिस तरीके से एक वेट लॉस का प्रॉब्लम है कि वो वापस से वेट बढ़ जाता है, जिस तरीके फिलर्स का प्रॉब्लम है कि स्टेज देयर, इसी तरीके से व्हाइटनिंग इंजेक्शन का भी कोई प्रॉब्लम है कि वो साइड इफेक्ट एक वक्त तक काम करता है और फिर लेटर ऑन आपको जो है नहीं, बहुत ड्रास्टिक मैंने किसी में चेंज नहीं आते देखा, बिकॉज इट्स हेल्दी। और दूसरा, हम लोग इस तरह से देते भी नहीं है। अब आप मेंटेनेंस अगर अपनी रखें, आप 10 इंजेक्शन से ज्यादा एक तो एक साल में ना लें इसके IV। अच्छा, 10 इंजेक्शन लेने भी हैं? हाँ, हर महीने बाद, हर महीने बाद आप देखिए, डिपेंड करता है ना। अगर तो आपने वाइटनिंग करानी है तो फिर तो आपको इकट्ठे काफी सारे लेने पड़ेंगे। लेकिन अब जैसे वीटिश कॉम्प्लेक्शंस हैं, जैसे हम सब के होते हैं, उसमें यू डोंट नीड टू डू दैट। उसमें आप 1 इंजेक्शन या फर्स्ट 2 या 3 आफ्टर एवरी वीक लगवा ले, फिर आप हर महीने के बाद एक करते रहें ओवर अ ईयर। उसमें आपका लिवर भी ठीक रहता है। आप सर्दियों से पहले अगर ये लगाएंगे तो फ्लू नहीं होता। रमज़ान से पहले मैं लगा लेती होती हूँ अपने आप को, फिर रमज़ान बड़ा अच्छा गुजर गया, सर्दियों से पहले लगाया तो फ्लू ही नहीं हुआ। आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है ना विटामिन C से। लेकिन ये नहीं कि आप 50 इंजेक्शन लगवा रहे। एंड देन अगेन इम्पॉर्टेंट, कोई इसमें सस्ती वाली गंदी किट्स नहीं थी जिन पे लिखा होता है कि वाइटनिंग किट है, उसमें उन्होंने स्टेम सेल डाले होते हैं, पता नहीं क्या क्या डाला होता है, क्योंकि आप IV लगा रहे हैं, सीधा आपके वेन्स में जाएगा, तो यू नीड टू बी केयरफुल। अच्छा, वन मोर थिंग, अभी हम लोग जिक्र करते हैं विटामिन C की जो है वो
इंजेक्शंस का, वो किस लिए होते हैं? और वो वाइटनिंग इफेक्ट है ना। विटामिन सी इज एन एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग एजेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? अभी हम यहाँ बैठे हैं ना, हवा में ऑक्सीडेटिव आयंस होते हैं, वो स्किन पे लग के, बाहर मैं गाड़ी चलाऊंगी पोल्यूशन से तो स्किन एज करती है। विटामिन सी इज एंटी एजिंग एंड वाइटनिंग। तो अगर बजाय इसको तो वो लगाने में भी अच्छा है, खाने में भी अच्छा है, आईवी में भी अच्छा है। व्हाट इज द डिफरेंस कि अगर हम उसको खाएं लेकिन हम उसको इंजेक्शन के फॉर्म में या फिर आईवी की फॉर्म में लगाएं ना, सो डू यू थिंक कि उसका भी सेम ही इफेक्ट? सेम नहीं, थोड़ा सा कम होगा खाने में। देखिए आपका जो गट फ्लोरा है ना, वो हमारा बहुत हेल्दी नहीं होता। गट फ्लोरा होता है जो बैक्टीरिया हमारी गट में रहता है। बाज़ औक़ात ऐसा बैक्टीरिया होता है कि वो कोई विटामिन एब्जॉर्ब ही नहीं करने देता। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि अगर विटामिन डी की कमी हो तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता ना। आप जितना मर्जी कैल्शियम लेते रहें, विटामिन डी डिफिशिएंसी है तो आप समझ रहे होंगे कि मैं कैल्शियम ले रहा हूँ, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, वो आपकी गट से निकल रहा है। ठीक है, तो इन वजहों इन चीज़ों की वजह से हम विटामिन सी आईवी अगर ले लें तो वो फ़ौरन बस ब्लड में चला जाता है, आपको फ़ायदा हो जाता है। अदरवाइज अगर आप ओरली लेना चाहते हैं तो ओरली लेते हैं। और अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा उसको एक्सीड ना करें तो उसका कोई साइड इफेक्ट एज सच नहीं है, राइट? मतलब आपने विटामिन ड्रिप्स की बात करी। हाँ जी। जो विटामिन सी ये तो आपको पता है कोविड के दिनों में हम 1000 मिलीग्राम्स डेली लेने की रिकमेंडेशन थी, क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स को बहुत इनहांस करता है। उसकी जो एक्सेस होगी वो बॉडी से निकल जाती है, इसलिए उसमें परेशानी की बात नहीं होती कि एक्सेसिव हो गया। ओके ठीक। अच्छा, हम पिगमेंटेशन की तरफ वापस आते हैं। पिगमेंटेशन चूंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं, ज़्यादा ही होगी, राइट? सो डू यू थिंक एक तो हम थोड़े से एहतियाती तदाबीर बेशक अपना लें, लेकिन व्हाट फूड डू यू रिकमेंड कि जिनका हम इस्तेमाल करें स्पेशली गर्मियों में, ताकि एक तो बॉडी की हमारी जो पानी की कमी होती है वो भी पूरी रह सके, लेकिन साथ ही साथ हम इन चीज़ों से भी बच सकें? इसमें जो सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं ना, दे आर रियली गुड फॉर स्किन एंड दे आर रियली गुड गर्मियों के मौसम के लिए भी। और दूसरा जो है, ज़ाहिर है एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी। तो जो विटामिन सी कंटेनिंग नेचुरली चीज़ें जिसमें लेमन हो गया, लाइम हो गया, किन्नू तो भी सर्दियों में आएंगे नहीं, ठीक है ना, लेकिन लेमन और लाइम, सॉरी गर्मियों में लेमन और लाइम होता है, तो लेमन और लाइम को पानी में स्क्वीज़ करके लें, ये नेचुरल विटामिन सी की सोर्स है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं, इनके अंदर और इतनी सारी चीज़ें हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं और वो स्किन के लिए भी अच्छी हैं। तो ये चीज़ें गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। is the difference between laser treatment और PRP? हाँ, दोनों में जो मुशाबिहत है वो ये है कि दोनों नेचुरल हैं। अच्छा, दोनों नेचुरल। लेजर ट्रीटमेंट भी? लेजर तो हमने थोड़ी बनाई है, अल्लाह ताला ने एक जो हमने पीरियोडिक टेबल रटा था, याद है? हाँ, पीरियोडिक टेबल के जो मेटल्स हैं उनको इकट्ठा करके हम एक कंपाउंड बनाते हैं जो कि अल्लाह ने उसके अंदर एनर्जी डाली हुई है। हम उसको एक मशीन में रखते हैं, हम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजारते हैं तो वो फोटोन्स इमिट करना शुरू कर देता है, जो नेचुरल है अल्लाह के बनाए। हम उन फोटोन्स को डायरेक्ट कर देते हैं स्किन की तरफ, आंख की तरफ, जिस जगह का इलाज कर रहे हो, तो वो अपना अपना इलाज करता है, एनहांस भी करता है। सो इट्स वेरी नेचुरल। उसमें अगर कोई साइड इफेक्ट है तो वो ऑपरेटर फॉल्ट की वजह से होता है कि ऑपरेटर को नहीं पता कहाँ लगाना था, क्या करना था, इंटेंसिटी क्या रखनी थी, फ्रीक्वेंसी क्या रखनी थी, वो नेचुरल है। तो ये इन दोनों में एक कॉमन चीज़ ये है। तो बाकी दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। पीआरपी को आप बॉडी से ही निकाल के कर रहे हैं नेचुरली, और जो लेज़र है वो आपने अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक कंपाउंड था, उसको मशीन में रख के उसके फोटॉन्स रिलीज करा के स्किन के ऊपर आपने अप्लाई किए हैं और उससे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, आपको पता है वो एंटी बैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, लेजर एंटी फंगल है। ऑब्वियसली जब इन चीज़ों को जरासीमों को भी मारते हैं। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहबा, अक्सर ये होता है कि जब आप वेट लॉस या फैट लॉस की जर्नी पे निकलते हैं तो कुछ अरसे बाद आपकी स्किन जो है ना वो बड़ी डलनेस आपको फील होने शुरू हो जाती है। एक तो आपकी स्किन का इवन टोन भी नहीं रहता, दूसरा वो ऐसे जैसे न्यूट्रिशन की कोई कमी हो गई है या तो एक्सेसिव वेट लॉस की वजह से एकदम से वो इफ़ेक्ट आता है। लेकिन अगर ग्रेजुअली भी आप करें तो आपकी स्किन पे इफ़ेक्ट आता है, ख़ास आपके फेस पे इफ़ेक्ट आता है। वो किस वजह से होता है, ठीक है, और फिर उसके लिए क्या ट्रीटमेंट्स लेने चाहिए? उस पर ये है ना कि जब हम डाइट कंट्रोल कर रहे होते हैं तो हमें न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी हो जाती है, बिकॉज या तो हमने एक बहुत चार्ट बनाया हुआ हो जिसमें हम डाइटरी हर चीज़ ले रहे हैं, वो नहीं होती। तो इट मीन्स कि वो डाइट इफेक्ट है और आपको वो डाइट से पूरा करना है या नहीं? आप साथ मल्टीविटामिन से टॉप अप करें अपने आप को फिर।
मतलब रोजाना मल्टीविटामिन्स भी ज्यादा खाने से वेट दोबारा गेन हो जाता है या विटामिन्स खाने से should not lead you to बट gain आई हैव weight. सीन पीपल हु आर सेइंग कि जब हम वेट लॉस में मल्टीविटामिन्स खाते हैं तो मल्टीविटामिन्स की वजह से उनका वेट गेन होता है. अब आई डोंट मल्टीविटामिन किसी अच्छी कंपनी के लिए इसके वैसे बिकॉज़ ना studies तो मैं में डाइट करती हूँ ना मैं मल्टी, सो आई डोंट नो बट पीपल आर सेइंग दैट. हाँ कि मैं आई एम अगेंस्ट डाइट. और एक और अच्छा चीज़ नहीं होना चाहिए. विटामिन्स है, दे आर विटामिन्स. और एक और चीज़ कि ये जो आपकी लाइंस रह जाती हैं गर्दन के ऊपर आपके, ये कैसे फिल होती हैं? इसके लिए आपको कुछ रह जाती हैं किस क्या मतलब? लाइक आप मतलब ना इट्स शोइंग लाइक अच्छा ये नहीं, आपके जो हाँ. फोल्ड, ये देखिए फोल्ड पड़ती है, हम जिस तरफ गर्दन मोड़ के रखे ना, जाहिर है उस तरफ वो एक फोल्ड आती है, वो ओवर टाइम फोल्ड बन जाती है. इसको भी बायोफिलर से करें. वैसे इसके लिए फिलर्स होते हैं जो आप उस लाइन के साथ साथ डाल देते हैं तो लाइन बिल्कुल हाँ, खत्म हो जब जाती आपकी है. डबल चिन होती है, आपके फैट ज़्यादा होता है तो फिर जो है ना आपकी यहाँ पर ज़ाहिरी बात है उस फैट की वजह से आपका हर वक्त जो है वो ढलान में रहता है. लेकिन जब आप स्ट्रेट कर लेते हैं चीज़ें हो जाती हैं, फिर भी आपके जो रह जाते हैं तो उनको फिलर्स के उसकी थ्रू. स्किन रिसर्फेसिंग नहीं, फिलर्स मैंने जो बताया इज वन ऑफ द ऑप्शन. बेटर ऑप्शन होगी कि आप उसका 2 से 3 दफ़ा PRP करा के स्किन रिसर्फेसिंग करा लें और उसके अंदर PRF के इंजेक्शंस 3 to 4 टाइम्स लगेंगे तो वो फिल हो जाता, तकरीबन 50-60% कम हो जाती है. ठीक. क्योंकि मेरा ना मुझे जब गुस्सा आता है या फिर मेरी नींद पूरी नहीं होती तो मेरे ना माथे पे यहाँ पे 2 निशान बन जाते हैं जो कि तकरीबन पूरा दिन रहते हैं. सो इट इज़ आई थिंक लाइक जैसे मेरी गर्दन पे होते हैं वैसे ही यहाँ पे होंगे. सो उसके लिए भी सेम ही प्रोसीजर होगा. हाँ सेम. ओके. सो मतलब हमने इंजेक्शंस लगाए बगैर, मुंह को टच किए बगैर कुछ पॉसिबल नहीं है, राइट? वो लाइंस अगर आप बोटॉक्स लगवाएं तो उससे फौरन चले जाते अच्छा, हैं ना. बोटॉक्स से भी है. लेकिन बोटॉक्स इज नॉट हेल्दी अगेन. पिगमेंटेशन के जिक्र बोटॉक्स भी इज गुड इन जहाँ बोटॉक्स अफेक्ट कर सकता है और 40+ लोग तो लगवाएं, मैं कहती हूँ ठीक है. ओके. और अगर आपके केस में जो इससे यंग हैं उनको कहीं ज़रूरत है तो बोटॉक्स कैन बी अ गुड ऑप्शन. और वो भी शॉर्ट लिव्ड होता है, वो जस्ट 5-1 महीने में ख़त्म हो जाता है. सो इट्स नथिंग परमानेंट. और ये Okay. बोटॉक्स क्या है? बोटॉक्स इज़ अ न्यूरोटॉक्सिन. आपको पता है जो हमारा चेहरा है ना, इस पे आधे मसल्स डिप्रेसर्स हैं, आधे एलिवेटर्स हैं. आधे इसको एलिवेट करते हैं, आधे डिप्रेस करते हैं. अब टाइम के साथ ये होता है कि वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं ना, तो डिप्रेसर्स जो हैं वो एलिवेटर्स पे भारी हो जाते हैं तो वो फेस को नीचे खींचते हैं. तो डिप्रेशन, आपको पता है होर्न भी यहाँ से यूँ हो रहे हैं, आईब्रोज नीचे जा रही हैं, तो ये एजिंग का अमल है. अब बोटॉक्स जब हम लगाते हैं, हम ये करते हैं कि जो डिप्रेसर्स हैं ना, हम उनको पैरालाइज कर देते हैं. जब डिप्रेसर पैरालाइज हो जाता है तो एलिवेटर उसको उठा लेता है तो फेस यंग लुक देता है. सो इट्स अ न्यूरोटॉक्सिन. बहुत बड़ी साइंस लेकिन है. वो डिसॉल्वेबल है. जी वो बोटॉक्स dissolvable. बोटॉक्स जो है ना वो इट्स जस्ट अ लिक्विड, वो न्यूरोटॉक्सिन है. वो जाके मसल को पैरालाइज करता है और उसका इफेक्ट 5 से 6 महीने वो मसल पैरालाइज रहता है. या अभी जो चाइनीज जितने हैं वो 4 महीने इफेक्टिव होते हैं. 4 मंथ्स के बाद वो ख़त्म हो जाता है तो मसल दोबारा. सो उसका ये जो उसने जो डेफिनेटली मुझे फ़ायदा दिया होगा, राइट, वो फ़ायदा रहेगा या नहीं, वो भी रिवर्स बैक हो जाएगा? 5 मंथ्स में रिवर्स बैक होगा, फिर हम उसको टॉप अप करेंगे. लेकिन जितना आप ज़्यादा लगवाते जाएं वो टाइम के साथ उसकी ड्यूरेशन बढ़ती. मेरा हमेशा से एक सवाल रहा है एस्थेटिक फील्ड के साथ, खास तौर पे दुबई में जब हम देखें तो सब खवातीन के चेहरे एक ही जैसे नजर आ रहे होते हैं. जी वो एक ही जगह फिलर, एक ही जगह वो ये नजर आ के वो क्यों इतना ऐसे ही हो जाते हैं? आई थिंक उन्होंने एस्थेटिक्स का ना एक जिस तरह एक Perfect. स्माइली फेस होता है, उन्होंने एक फेस बनाया हुआ है कि ये होगा, सो इट इज अप टू द स्टैंडर्ड खूबसूरत. डू यू थिंक, डू यू एग्री विद दैट? वो डिपेंड करता है पसंद टू पसंद. ये एक्चुअली उसका गोल्डन रेशो है ना फेस का, जिसमें हम कहते हैं कि ये जो एप्पल वाली जगह, इस जगह पे फिलर होता है, इससे पीछे वो बाकायदा एंगल्स बना के हम फिलर्स देते हैं. तो एक तो उसका एक टिपिकल मेथड है, तो वो टिपिकल मेथड को जो सब यूज़ करें उन सब के आपको यहाँ से लेके यहाँ तक फिलर नजर आएगा. यहाँ से चिन पे होगा तो आपको देखते ही आपको पता चल जाता है कि यहाँ भी है, यहाँ भी है. फिर वो थोड़ा सा ओवरडू कर देते हैं और फिर वो एक्सप्रेशन लेस हो जाते हैं वो लोग. वो तो फिर आप साथ. अच्छा मुझे ये बताएं कि हाइपरपिगमेंटेशन जो है वो स्ट्रेस की वजह से होती है? जी स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा इन्हांस हो सकती है. स्ट्रेस में ना हमारा एक हार्मोन रिलीज होता है जो सबसे, और भी कई हार्मोन्स होते हैं बट जो कॉर्टिसोल है ना वो रिलीज होता है. अब कॉर्टिसोल क्या करता है, ये मेलानोसाइट्स को भी एक्टिवेट करता है और ये स्किन की नेचुरल रीजनरेशन को फ्लॉप कर देता है, बंद कर देता है और कोलेजन को डिग्रेड करता है. तो उससे ना सिर्फ पिगमेंटेशन होती है बल्कि चेहरे पे थकावट के असर आए होते हैं, चेहरा ढलका हुआ लगता है और स्किन पे लाइंस और रिंकल्स भी जल्दी पड़ते हैं.
इसलिए स्ट्रेस फ्री रखना लाइफ को बहुत जरूरी है। कॉर्टिसोल जनरेट ना हो या प्रोड्यूस ना हो हमारी बॉडी में, उसके लिए हमें एक तो स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, दूसरा स्ट्रेस फ्री ही रहेंगे गोल्डन ना। टिप्स देना इसके लिए कुछ क्योंकि कॉर्टिसोल का मसला ना तकरीबन cortisol सिर्फ नहीं, मतलब overall बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है, राइट? कॉर्टिसोल उसका सबसे बड़ा कल्प्रिट है ना। देखिए डीप ब्रीदिंग जो है, ये आपने ड्राइव किया ना बहुत रश से, आपका कॉर्टिसोल रिलीज हो गया ना, आप यहाँ जैसे ही पहुंचे, आप पहुंचते ही पहले 2 मिनट के लिए सुकून से बैठ के डीप ब्रीदिंग कर लें, दैट ब्रिंग्स डाउन द कॉर्टिसोल लेवल। ओके, इतना आसान है जो हमें पता ही नहीं था। हाँ, डीप ब्रीदिंग जो है इट Okay. डज मिरेकल्स, कॉर्टिसोल को तेजी से नीचे लाता है। अच्छा, एक और भी हमें चीज़ है ना, जैसे आपने कहा बहुत रश ड्राइविंग करके, आजकल हम हर काम जो करते हैं हमें ऐसा लगता है बहुत बड़ी इमरजेंसी है ये, और इसको अभी ख़त्म नहीं किया तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। सो आई थिंक उसकी वजह से भी रिलीज होता ही रहता है और उसके बाद हम ब्रीथ करना ही भूल जाते हैं। अब देखिए हम थोड़ा सा ना, वी आर अ अनहैप्पी नेशन। जैसे मैं ट्रेंड हूँ यूके की और जर्मनी की, वहाँ हम नॉर्मली जाए ना तो लोग आराम से फिर रहे होते हैं, दे गिव ईच अदर स्माइल्स और उनका सुकून होता है। यहाँ पे हम आप देखिए बाहर गुस्से में होते हैं, टेंशन में होते हैं, कोई किसी को स्माइल नहीं देता, कोई किसी को रास्ता नहीं देता, कोई किसी को गाड़ी गुजरने का रास्ता नहीं देता। सही कह रही हैं आप, डिप्रेस्ड नेशन है हम वैसे। डिप्रेस्ड नेशन विद अ लॉट ऑफ टेंशंस। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा आपका आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। ख़वातीन और हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ख़वातीन और हज़रात, इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे स्पेशल एजुकेशन के हवाले से। जिस तरीके से आपको मालूम ही है, पाकिस्तान में बहुत सारे स्कूल सिस्टम चल रहे हैं, कुछ कैम्ब्रिज के, कुछ ऑक्सफोर्ड के, कोई OA लेवल, कोई मैट्रिकुलेशन, कुछ डिप्लोमास के हवाले से। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्कूल भी हैं जो स्पेशल एजुकेशन के हवाले से चल रहे हैं और डिफरेंट नीश के ऊपर काम कर रहे हैं। कुछ ये चाहते हैं कि वो बच्चे जो दुनिया से किसी तरीके से स्पेशल चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, खुसूसी अफराद हैं, उनकी एजुकेशन के लिए काम किया जाए बिला तफरीक होके। और उसी हवाले से एक और स्कूल है, ठीक है, TKR, द नॉलेज एंड रिसोर्स, वो काम कर रहा है। और इनका जो बेसिक मकसद है वो स्पेशल एजुकेशन तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि वो जो बैक बेंचर्स हैं, जिनको नालायक समझा जाता है, उनको पढ़ाया जाए और उनको मास्टर में जो है ना, वो ये भी बताया जाए, मकाम दिलाया जाए जो लार्ज जो स्कूल्स हैं, ठीक है, उनको ये मैसेज दिया जाए कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी नज़र में नालायक बच्चा हो वो नालायक बच्चा ही है। अगर उसकी कोई कमज़ोरी है तो उस कमज़ोरी को समझ के उसके ऊपर काम करने वाले ऐसे स्कूल्स मौजूद हैं। इसलिए हमारे साथ इसकी CEO TKR की मौजूद हैं, ख़ुद मॉन्टेसरी ट्रेनर भी हैं और स्पेशल नीड एजुकेटर भी हैं। वी हैव विद अस मोहतरमा शफ़क़ फ़याज़ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट वाज द इनिशियल स्टेप के आप क्या थॉट थी जिसकी वजह से TKR आपने ओपन किया? अच्छा, दैट वाज माय ओन अर्ली चाइल्डहुड, कि किस तरह से मैंने देखा था। आई वाज नॉट अ वेरी गुड चाइल्ड, मतलब मैं मिडल वाला बच्चा था, देन एवरेज स्टूडेंट। आई ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स। अल्लाह पाक ने जिस तरफ आपको लेके जाना होता है ना, तो आपकी ऑब्जर्वेशन भी वैसे ही बिल्ट अप होती है। तो वो मेरा एक जो चाइल्डहुड था, उसके अंदर ये चीज़ थी कि व्हेन आई सॉ द चिल्ड्रन हु आर बैक बेंचर्स, उनके साथ उनको उस तरह से डील नहीं किया जाता था, ऑल दो कि वो बच्चे बहुत कुछ कर सकते थे। दैट वाज द माय फर्स्ट मोटिवेशन कि मैं ऐसा इंस्टीट्यूट बनाऊं जिसमें हर बच्चे के पोटेंशियल को जो है ना सामने लेके आया जाए। देखिए, हर बच्चा दूसरे से डिफरेंट है, हम ये बात कहते हैं, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम इस बात को मानता नहीं है। वो हमने एक ही रेस में, एक ही क्लासरूम में बच्चों को बिठाया होता है। उसमें जो जिनकी मेमोरी अच्छी है वो आगे चले जाते हैं, और जो बच्चे मेमोरी से रिलेटेड इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते वो पीछे रह जाते हैं। ऑल्दो ये एक बड़ी डिबेट है कि आप मेमोरी को भी बिल्टअप कर सकते हैं, दैट इज़ द मसल। आपका जो ब्रेन एक मसल है और आप उसको अच्छा डेवलप कर सकते हो।
चलिए इस पर तो हम बाद में आएंगे, पहले आप मुझे ये बताएं व्हाट इज TKR, ठीक है, एंड हाउ इट ऑपरेट्स, के क्या क्या डोमेन पे आप काम करते हैं, कैसे करते हैं? बेसिकली TKR इज द नॉलेज एंड रिसोर्स। इसका मतलब ये है कि आप जो नॉलेज ले रहे हैं और साथ में आपको रिसोर्स भी मिलेगा। यू कैन नॉट डू द थिंग्स ओनली एब्स्ट्रैक्टली, यानी कि आप एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, दैट इज़ द मटीरियल बेस्ड समथिंग, ठीक है। ये एक सोच थी दी नॉलेज एंड रिसोर्स के पीछे। और बेसिकली वी आर वर्किंग ऑन द अर्ली एजुकेशन एंड स्पेशल नीड, और उसके बाद वी आर वर्किंग ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। वो बच्चे जो बिजनेस में आगे जाना चाहते हैं उनको हम ट्रेन करते हैं। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे कैसे काम करते हैं और क्या काम करते हैं? बेसिकली अर्ली जो चाइल्डहुड एजुकेशन है उसके अंदर बच्चे की कैपेबिलिटीज़ को देख के, बच्चे की इंटरेस्ट को देख के, और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अंदर बच्चे की डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। मतलब उसकी बेस बनानी है। और बेस नॉट इन अ सेंस कि आप सिर्फ एकेडमिकली बनाओगे, उसकी फिजिकली, उसकी मेंटली एंड एजुकेशन, तीनों एस्पेक्ट्स पे काम किया। ये भी बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में कितने ऐसे स्पेशल स्कूल्स हैं, ऐसे स्पेशल चिल्ड्रन हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं, जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है? बहुत सारे हैं, अभी तो अवेयरनेस आ रही है, लेकिन स्टिल आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर थेरेपी सेंटर्स और ये सारी चीज़ें तो ओपन हैं, लेकिन जो स्पेशल एजुकेशन का जो एक वो कम है। और वो आपके स्कूल में किस किस किस्म के बच्चे इनरोल हो सकते हैं जिनको ये स्पेशल एबिलिटीज जिनके साथ हैं? वो बच्चे जो ऑटिज्म के साथ हैं, ADHD के साथ हैं, डिसलेक्सिया के साथ हैं, स्लो लर्नर हैं, मेमोरी इश्यूज हैं, या फिर वो आप ये कह लें कि किसी भी लर्निंग डिसेबिलिटी। आप इन सबको सेम क्लास में ट्रीट करते हैं? नहीं, हमारे पास इंडिविजुअलाइज्ड प्लान है, हर बच्चे का इंडिविजुअल प्लान। मतलब डिसलेक्सिया के लिए एक अलग से है और ऑटिस्टिक बच्चे के लिए अलग से। इसी तरह डाउन सिंड्रोम जो आपके बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। और डाउन सिंड्रोम में तो उसमें अगर उसके भी लेवल्स हैं। अगर डाउन सिंड्रोम स्वेरिटी में नहीं है तो वो बच्चे बिल्कुल ईजिली अपनी लाइफ को एक नॉर्मल पर्सन की तरह गुजार सकते हैं। वो जॉब कर सकते हैं, वो शादी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं अगर उन पे अच्छे से वर्क किया जाए। ऑटिज्म के साथ मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जो ऑटिज्म के साथ MBBS कर रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है। तो ये मतलब ऑटिज्म होना या ये चीज़ें होना, इट डजेंट मीन्स कि आपकी लाइफ वहाँ पे एंड हो चुकी है। हम मैसेज भी यही देते हैं कि अगर इन बच्चों पे थोड़ी सी तवज्जो दी जाए, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए, तो ये बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। सो आपके पास जो टीचर्स हैं उनको पढ़ाने के लिए आर दे ट्रेंड अकॉर्डिंग टू स्पेशली डिसऑर्डर्ड पीपल? और आपका क्या प्रोसीजर है कि आपके पास कोई स्कूल है या कोई स्पेस है जहां आपके स्टूडेंट्स भी वहीं होते हैं, या फिर इट्स जस्ट लाइक स्कूल के स्टूडेंट्स आते हैं? मैम, इसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। वो बच्चे जो इनिशली जिनका डायग्नोज होता है और वो अगर बहुत ज़्यादा स्वेरिटी के साथ है, फिर उनकी थेरेपीज़ की जाती हैं। इसमें आपकी बिहेवियर थेरेपी, आपकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, फर्स्ट तो ये 3 चलती हैं। जब बच्चा ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ जाता है, फिर हम उसका एकेडमिक भी ऐड कर देते हैं कि वो अपनी एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा बच्चों से पीछे ना रह जाए। और फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट्स आते जाते हैं तो बच्चे का लेवल अप होता जाता है। ठीक, तो ये रहते भी वहीं पर हैं? नहीं, रहते नहीं। पेरेंट्स का क्या इस तरफ रुझान है और पेरेंट्स कैसे आप लोगों के साथ मदद देते हैं? देखिए सर, पेरेंट्स का तो मैं कहती हूँ 50 स्पेशल नीड बच्चे की कैटेगरी में अगर आपका बच्चा स्पेशल नीड है वो 50-50 कंट्रीब्यूशन है। आप रिसर्च भी ये कहती है, अभी एक लेटेस्ट रिसर्च है जिसमें उन्होंने बताया कि वो पेरेंट्स जो अपने बच्चे पे खुद भी काम करते हैं 70% ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है उन बच्चों से जिन बच्चों पे घर वाले या पेरेंट्स काम नहीं करते। तो देखिए इंस्टीट्यूट में बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 6 आवर्स है, उसके बाद तो उसने घर में रहना है ना, ऑलमोस्ट 18 आवर्स वो बच्चा घर में भी है। तो घर में भी उस बच्चे को उस तरह से लेके चला जाएगा तो बच्चे के अंदर बहुत कुछ ऐसी एक्टिविटीज हमें बताएंगे आप डिसलेक्सिया के हवाले से? डिसलेक्सिया के बच्चों को नाम याद नहीं रहते, नाम नहीं याद रहते, मिरर इमेजेस लिखते हैं, ठीक है, हाँ, उल्टे नंबर्स लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसी प्रैक्टिसेस जो आप उनको उन्हीं की एजुकेशन में जो है वो पढ़ाती हो, और फिर ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, और इसी तरीके से मुख्तलिफ जो है वो और जो स्पेशलिटीज़ हैं उनके हवाले से कोई आपका जो प्लान होता है वो तो ज़रा
बताएं हमारे ऑडियंस के साथ। देखिए, जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं या डिसलेक्सिया वाले बच्चे हैं, ये जो स्पेशल नीड की कैटेगरी में आते हैं, दे आर वेरी गुड विजुअल लर्नर्स। ये विजुअली बहुत अच्छा सीखते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली बहुत अच्छा सीखते हैं। मतलब ये इतने अच्छे जो होते हैं आपके ना एब्स्ट्रैक्ट लर्नर इतने अच्छे नहीं होते जितने ये विजुअली चीज़ों को देखते हैं। तो हम इनको विजुअली लर्न कराते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी, जैसे हमने इनको एक कॉन्सेप्ट करवाया एकेडमिकली, इवन इन ऑड नंबर्स। तो मैंने इवन इन ऑड नंबर्स कैसे पढ़े थे कि 2 के टेबल में जो नंबर आते हैं वो इवन है और जो 2 के टेबल में नहीं आते वो ऑड है। मैंने और आपने ऐसे ही पढ़ा ना हमने, लेकिन हमारे पास प्रॉपर मटेरियल है जिसके थ्रू हम उनको इवन इन ऑड का कॉन्सेप्ट, वो पहले विजुअली देखते हैं, उस मटेरियल पे परफॉर्म करते हैं और फिर वो एब्स्ट्रैक्ट की तरफ मूव करते हैं। तो इस तरह से उनकी जो डिसलेक्सिया के बच्चे हैं उनको भी प्रॉपर मटेरियल के थ्रू, बेसिकली वुडन मटेरियल जो बैम्बू है आपका, ये बड़ा अच्छा नेचुरल चीज़ों के साथ इनका कनेक्शन करवा के तो इन बच्चों को आप विजुअली दिखा के तो इनको आप काफ़ी अच्छा एकेडमिकली आगे लेके जा सकते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे भी विजुअली बहुत अच्छा लर्न करते हैं, और ऑटिस्टिक बच्चा दैट इज़ द स्पेक्ट्रम, तो वो वेरी करता है आपका उस ऑटिज्म के लेवल्स में, जिस तरह से आपका बॉर्डर लाइन है, फिर आपका माइल्ड है, मॉडरेट है एंड स्वेयर। अच्छा, आपने एक जिक्र किया था बैक बेंचर्स के हवाले से। जी बिल्कुल। और ऐसे बच्चे जो स्लो लर्नर है, वो किसी डिसेबिलिटी के साथ नहीं है, प्लीज उस हवाले से बताइए। उसमें ये होता है बेसिकली, या तो वो बच्चे की, मैं आपको बताऊं, जो आपकी एजुकेशन है वो आपकी मेडिकल से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है। यहाँ पे हमारे यहाँ अगर बच्चा स्टडीज़ में स्ट्रगल कर रहा है, अम्मा ने उसको पकड़ के ट्यूशन में डाल देना, तो वो पीछे ना लॉजिक्स नहीं देखते कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि हर बच्चा परफॉर्म कर सकता है। तो रीज़न नहीं देखते कि बच्चा क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा। समटाइम मेमोरी का इशू होता है, समटाइम बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर मिनरल्स, वाइटामिन्स, ये डेफिशिएंसीज की वजह से, बहुत आयरन, जिन बच्चों के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है, वो बच्चे वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आपकी जो मेडिकल है वो आपकी लर्निंग के साथ बड़ा इनका अटैचमेंट है, जुड़ी हुई है। तो ये अवेयरनेस हम पेरेंट्स को देते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो उसको ट्यूशन डालने से बेहतर है समटाइम उसका आप चेकअप करवाएं कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। बहुत सारे आपने देखा होगा आजकल बच्चे कंप्लेन कर रहे होते हैं, आई डोंट वांट टू राइट, आई हैव पेन इन माय हैंड्स। तो देखिए उसके पीछे भी एक पूरी वजह होती है, बच्चे के फाइन मोटर्स अच्छे नहीं है, उनका पाम रिफ्लेक्स, डिफरेंट जो बॉडी रिफ्लेक्सेस होते हैं वो अच्छी तरह से इंटीग्रेट नहीं हुए होते, दैट्स वाई बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाते। अच्छा, तो ये बताएं इनका रिस्पॉन्स टूवर्ड्स अपने बाकी साथियों के साथ कैसे होता है? क्योंकि इनके सोशल इश्यूज ज़्यादा होता है, तो क्या मतलब लड़ते झगड़ते हैं या फिर बिल्कुल सोशली आइसोलेट रहते हैं? देखिए वो वेरी करता है, क्योंकि दिस इज़ द स्पेक्ट्रम ना, तो हर बच्चा वेरी करो। तो समटाइम कुछ बच्चे हैं, ADHD के बच्चे ही होता है कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इतना सेटल हो जाते हैं कि वो फ्रेंड्स भी बना लेते हैं, लेकिन उनकी हाइपर एक्टिविटी और उनकी जो आप ये कह लें कि बहुत ज़्यादा शरारतीपन उनमें बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से वो अपने फ्रेंड्स को रिटेन नहीं कर पाते। आते हैं बच्चे, उनके साथ अटैच होते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि ये उनकी उस चीज़ को देख के फिर वो जो एक दोस्ती है ना वो वहाँ पे एंड हो जाती है। लेकिन ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं वो सोशली बड़ी देर से कनेक्ट करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं, बड़े अच्छे दोस्त बनाते हैं ऑटिज्म के लोग। ठीक है, वन लास्ट थिंग, आपको जो स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ी हैं वो प्लीज जरा बताइएगा। देखिए स्ट्रगल इज अवेयरनेस, अवेयरनेस द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस। अब आप अवेयरनेस, आप ये जो हम कैंपेन्स रन करते हैं या कुछ भी, ये अवेयरनेस है कि हर पेरेंट के अगर आपके बच्चे में कुछ आपको वो डिफरेंट लगता है, जस्ट लाइक कि अगर आपका बच्चा बोल नहीं रहा, ये तो मेरे मैसेज भी है पेरेंट्स की कि मोस्टली आपने देखोगे ना स्पीच के लेवल से, अगर आप देख रहे हैं आपका बच्चा बोल नहीं रहा, सबसे पहले जो ऑटिज्म का जो सिम्टम है दैट इज स्पीच डिले राइट नाउ, जो अब जैसे स्वेरिटी है स्पीच डिले, तो उसमें ये है कि अगर मोस्टली आपने देखा होगा पेरेंट्स और बच्चों का डायग्नोज देर से होने की वजह से उनके अंदर इंप्रूवमेंट्स देर से आती है। मोस्टली वो नानी ने कह दिया, दादी ने कह दिया, भी आपका अब्बा भी देर से बोला था, लेकिन ये चीज़ें अब मैं कहती हूँ पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए। अगर उनका अपना बच्चा ज़रा भी दूसरे बच्चे से डिफरेंट लगता है तो वो एक ओपिनियन ज़रूर है, बिकॉज़ इट्स डिफरेंटली एबल्ड, इट्स नॉट डिसेबिलिटी, सो आपको दीज आर
अदर डिसऑर्डर्स, मतलब आप ये देखें कि मैं एक छोटी सी हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपने कोई इक्विपमेंट खरीदा है, कोई मशीन खरीदी है, ठीक है, और वो ऊपर नीचे हो गई है और उसका फंक्शन ख़राब हो गया, तो वो फंक्शन फिक्स हो सकता है। तो सेम इज़ द केस विद दीज चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच शफक फियाज साहिबा आपके वक्त के लिए। ख़वातीन और हज़रात, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट हिस्ट्री की तरफ, और हिस्ट्री में आज 2 शख्सियात की बर्थडे है जो हमने आपके साथ शेयर करनी है। एक तो हिस्ट्री की तरफ जब हम देखते हैं तो 1890 6 अप्रैल को बर सग़ीर के एक बहुत बड़े शायर जिगर मुरादाबादी, आज उनका यौम पैदाइश है। वो चमकते सितारों में ऐसे शुमार होते हैं और उनकी शायरी और उनकी रंगारंग शख्सियत जो है वो आज भी लोगों को याद है। अदब से और पोइट्री, उर्दू पोइट्री से मोहब्बत करने वाले लोग आज भी उनको याद करते हैं और आज उनका यौम पैदाइश जो है वो मनाया जा रहा है। शायरी का ज़ौक़ उनको बचपन से ही था, और क्योंकि उनके वालिद जो है वो मौलवी अली नज़र, वो और उनके चचा दोनों ही जो है वो शायर थे, इसलिए ये अदब का घराना था जिसकी वजह से उनके भी ब्लड में वो शायरी और वो तमाम तर चीज़ें आईं। उनके दीवान ख़ास की बात की जाए तो उनका दिबाचा आले अहमद सरूर जो है उसके नाम से दिबाचा उनका शाया हुआ, और जिन्होंने कुलियात का अक्स जो है वो उसमें रखा हुआ है। सो आज 6 अप्रैल 1890 के दिन को जिगर मुरादाबादी पैदा हुए, और फिर अगर हम लोग ज़्यादा हिस्ट्री में ना जाएं तो हमारे करीब और हमारे स्टार क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी, आज उनकी भी बर्थडे है। सो हैप्पी बर्थडे टू हिम एज वेल। 2000 को वो खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हुए और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक बहुत ही शानदार नाम है। पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम में बहुत कम उम्र में जो है वो इन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली थी और आज दिन तक खेल रहे हैं, और बहुत सारे इनके मद्दाह हैं जो इनको आज बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर इनके साथ शामिल केक्स मिलेंगे बहुत सारे। हाँ उनको, सो हमारी भी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको और कामयाबी दे और पाकिस्तान का ऐसे ही आप नाम रोशन करते रहें। मुझे और नाज़िश खटक को दीजिए इजाज़त। कल मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।